पोकेमॉन ट्रैवलिंग इन वर्ल्ड ऑफ बीस्ट टैमिंग 21 से 30 तक। क्या क्रिम्सन आ गया? उसी क्षण मॉर्निंग मिस्ट, जो अभी अभी लेटी थी, बिस्तर पर एकदम सीधी बैठ गई। समझ गया, मैं जुड़ जाऊंगा, मुझे लोकेशन भेज दो। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन गलियारे में कदम रखते ही उसके चेहरे पर शिकन आ गई। मॉर्निंग मिस्ट ने हाथ उठाया, पारदर्शी पंखों वाला एक तितली जैसा पोकेमोन प्रकट हुआ। उसने पालतू जानवर को चुप रहने का इशारा किया, फिर रेड के कमरे की ओर हाथ हिलाया। परी जैसी दिखने वाली उस पालतू जानवर ने अपना एक छोटा सा पंजा झटका दिया और उसके सामने की दीवार पारदर्शी हो गई। म्योथ खर्राटे ले रहा था, रेड सो रहा था और माइटियना बिस्तर के निचले हिस्से में लेटी हुई थी, सब कुछ सामान्य था। बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रू आई का इस्तेमाल करो। मॉर्निंग मिस्ट को अब भी तसल्ली नहीं हुई थी, अगर यह रेड सचमुच क्रिम्सन थी, उसकी छोटी बहन, तो वह चैन से नहीं बैठ पा रही थी। उसकी बात सुनते ही पोकेमोन की जटिल आंखें सफेद चमक उठीं और वह रेड को घूरने लगा। तो क्या वह सचमुच में मौजूद है? मॉर्निंग मिस्ट ने पूछा। तितली की आत्मा ने हल्के से सिर हिलाया, उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, वह निश्चित रूप से वास्तविक था। बस एक तकिया और कुछ नहीं। एक असली तकिया, ये बात इसकी गवाही दे सकता है। पोकेमोन मॉर्निंग मिस्ट के सवाल का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था, और इसने ये बताने की जहमत भी नहीं उठाई कि यह सिर्फ एक तकिए को देख रहा था। टीम वर्क का तो यही हाल है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर भी एनफोर्सर्स की नाक के नीचे हत्याएं करना क्रिम्सन वाकई एक बड़ी समस्या है। मॉर्निंग मिस्ट ने अपना सिर हिलाया, उस विचार को एक तरफ धकेल दिया और होटल से बाहर भाग गई। जिनलिंग शहर, दावू जिला, एक प्राथमिक विद्यालय के कर्मचारियों का छात्रावास। एक अधेड़ उम्र का, सिर गंजा और गर्दन टूटी हुई हालत में पड़ा था। अजीब बात यह है कि घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोग एनफोर्सर थे। मेंग यी लाश को घूरता रहा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वे सुराग खो चुके थे। जब तक उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, तब तक शिक्षक की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पीछे, वह ज्यादा दूर नहीं हो सकता। मेंग यी ने अपने दांत पीसे। पास ही में, रेड ने अपने फोन पर नजर डाली। छोटे बच्चों को धमका रहे हो? तो फिर तो तुम्हारी मौत ही होगी। लुकारियो, तुम बिल्कुल सही हो, है ना? उसके बगल में मौजूद ल्यूकारियो ने कुछ नहीं कहा, बस एक शांत भाव से सिर हिलाया। ये जस्टिफाइड तो असल में एक धोखेबाज था, बुराई का एक अचूक निर्णायक। लुकारियो के न्यायसंगत रवैये से कोई भी गंदगी या सड़ांध नहीं बच सकती थी। यह मूल रूप से एक खराब कौशल था, अब ये केवल डार्क टाइप मूव्स पर ट्रिगर होने या स्टैट्स बढ़ाने तक सीमित नहीं था। ये बहुत सीमित था। एनीमे में जस्टिफाइड को ज्यादा नहीं दिखाया गया था, रेड को सिर्फ इतना याद था कि आर्केनिन ने इसका इस्तेमाल एक बार किया था। सस, जोरोक ने उसे धक्का दिया और इशारा किया। ओह, अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हें बुरी तरह थका दूंगा। जोरोक, रेड ने उधर देखा। जोरोक ने एक शरारती हंसी हंसी, अपना एक पंजा बढ़ाया और उसे एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल दिया। वह सीधे सामने से आ रहे एनफोर्सर्स की ओर बढ़ गया। जोरोक और ल्यूकारियो को उनके पोके बॉल में वापस बुला लिया गया। कुछ ही क्षणों बाद वह मेंगी के समूह के पास से गुजरा, मानो उनके कंधे से कंधा मिलाने ही वाला था। रुको, मेंगी ने भौहें चढ़ाईं और उस आदमी की ओर घूमी जो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी काम से छुट्टी लेकर आया है। क्या बात है? वह आदमी हड़बड़ा कर मुड़ा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं। मेंगी ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ, बहुत ज्यादा शांत। वे पूरी तरह से एनफोर्सर की वर्दी में थे। रात में पुलिस की निगरानी में कौन बिना किसी भाव भंगिमा के आराम से चला जाता है? क्या उसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आखिर हो क्या रहा है? जब तक मेंगी ने मुड़कर देखा, तब तक वह आदमी जा चुका था। धिक्कार है, उसके पालतू जानवर के पास भेस बदलने की कोई क्षमता जरूर होगी। वापस मुड़ो, उसके पीछे जाओ। मेंगी भौंकने लगी। पीछा फिर शुरू हुआ। 90 मिनट बाद, एक झुग्गी बस्ती में, शराब में लथपथ, मांसल चेहरे वाला एक आदमी बिस्तर पर मृत पड़ा था। कमरे में 2 अचेतन विश्वविद्यालय के छात्र, सामान का ढेर और सफेद पाउडर मौजूद थे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लड़कियों को डिटॉक्स सेंटर ले जाओ। मेंगी का चेहरा और भी ज्यादा ऊस्लेव हो गया। क्रिम्सन की हरकतें उसके गालों पर थप्पड़ की तरह लगीं। कैप्टन, वह आदमी नशे का आदी था, यहाँ जो सबूत हैं, वे 10 मौत की सजाओं के लिए काफी हैं। तो क्या क्रिम्सन कानून अपने हाथ में ले रहा है, या वह इस बात से नाराज है कि हम एनफोर्सर अपना काम नहीं कर रहे हैं? मेंगी के पीछे चश्मा पहने एक नवागंतुक, सबसे नई भर्ती, अपनी ठुड्डी को चुटकी भरते हुए सोच रही थी। कम बातें, ज्यादा काम। जब मैं क्रिम्सन को पकड़ लूंगा, तो तुम उससे खुद पूछ लेना। मेंगी ने उसे घूर कर देखा, एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और गुस्से में वहां से चली गई। पास ही की एक छत पर रेड अपने फोन में स्क्रॉल कर रहा था, उसने जल्दबाजी में ही शेखी मार दी थी। एक ही जिला था, बेशक, लेकिन वह बहुत बड़ा था। 2 लक्ष्य, 4 घंटे बीत चुके थे, वह उन सभी को पूरा नहीं कर सका। बाकी का बिल चुका दें। एकमात्र विकल्प, अतिरिक्त काम करने से मैं क्लास नहीं छोड़ सकता। मैं वापसी में इसे निपटा लूंगा।
अब तो यह मजेदार लग रहा है। उसकी नजरें एक फाइल पर टिक गईं। वांग डोंग, एनफोर्सर, मॉर्निंग मिस्ट के अधीन चौथी स्क्वाड। वह बड़े अधिकारियों के लिए छोटे मोटे काम करने के लिए अपने बैच का इस्तेमाल करता था। एसएसएन ऑर्गेनाइजेशन के ब्रोकर नंबर 73 के अनुसार, वांग डोंग ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दर्जनों नागरिकों की मौत का कारण बना। चूंकि वे आम लोग थे, न कि बीस्टैमर, इसलिए मामलों को दबा दिया गया। बड़े अधिकारी अप्रभावित रहे। कुछ सामान्य जिंदगियों के लिए कोई भी एनफोर्सर बीस्टैमर की जांच नहीं करता। किसी को उस पर शक भी नहीं है। वह हत्यारा संगठन बहुत डरावना है, उनके पास इतनी विस्तृत जानकारी कैसे होती है? लेकिन जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी, उतना ही संदेहजनक होगा। एक गुप्त समूह को जानकारी कम से कम रखनी चाहिए। पता, फोटो, बीस्टैमर का दर्जा, बस इतना ही। शायद उन्होंने कभी इसकी तथ्य जांच नहीं की। ग्राहक जो कहता है, वही लिखता है। अच्छा हुआ मेरे पास लुकारियो है। रेड ने लुकारियो की ओर देखा। लुकारियो ने सिर हिलाया। अब मॉर्निंग मिस्ट का पता लगाना है। चूंकि हत्यारा चिहॉन प्रकट हुआ है, इसलिए उसे उलझने वाला कप्तान ड्यूटी पर होना चाहिए। मेरे होटल की ओर चलो, हो सकता है रास्ते में उससे मुलाकात हो जाए। वह छत से कूद गया। लुकारियो उसके पीछे कूदा और उसे हवा में ही पकड़ लिया। जल्दी करो, इस बार इसे जोड़ने में तुम्हें कुछ ज्यादा ही समय लग गया। केवल वांग डोंग ही सबसे पहले पहुंचा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उससे सीख सकते हैं। मुख्य सड़क के किनारे ट्रैकसूट पहने मॉर्निंग मिस्ट ने अपने सामने मौजूद तीनों एनफोर्सर्स को एक सख्त निगाह से देखा। उसके सामने 2 पुरुष और 1 महिला थे। मॉर्निंग मिस्ट के साथ तालमेल बिठाना काफी मुश्किल था, इसलिए उसकी टीम में केवल 3 सदस्य थे, जो सभी प्रवर्तन टीमों में सबसे छोटी टीम थी। उदाहरण के लिए, मेंगी के अधीन पूरे 8 लोग थे। जिनलिंग शहर में मॉर्निंग मिस्ट जैसी 12 टीमें थीं, और वे एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग करने में बहुत तेज थीं। कैप्टन, आप बहुत कठोर हो रहे हैं। शियाओ ली और बाकी लोग आज अपने गृहनगर जाकर रिश्तेदारों से मिलने की योजना बना रहे थे। उन्होंने पहले ही आपको अपनी छुट्टी के लिए आवेदन भेज दिए हैं। वांग डोंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। दूसरे पुरुष और महिला ने तुरंत कृतज्ञता के भाव से वांग डोंग की ओर देखा। बिग ब्रदर वांग बहुत अच्छे हैं। वो न सिर्फ मिलनसार हैं, बल्कि अपने साथियों का ख्याल रखना भी जानते हैं। इस मॉर्निंग मिस्ट के बिल्कुल उलट, जो बेहद ठंडी और बेरहम है। अगर उन्हें उसके साथ काम करने के लिए नियुक्त न किया गया होता, तो भला कौन उसके लिए काम करना चाहेगा? ये तो अफसोस की बात है कि बिग ब्रदर वांग ए रैंक बीस्ट मास्टर नहीं है, वरना वे उनकी जगह ले सकते थे। इतनी गुस्सैल स्वभाव वाली और इस उम्र में उन्हें जल्दी से ब्लाइंड डेट्स पर जाकर शादी कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि वे नए लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दें। आदेश व्यक्तिगत मामलों से पहले आते हैं। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? वांग डोंग, उनके लिए बहाने मत बनाओ। मुझे याद है कि उन्हें कल घर लौटना था। छुट्टी के आवेदनों की शुरुआत की तारीख भी कल सुबह 8 बजे थी। दूसरे शब्दों में कहें तो, कल सुबह 8 बजे से पहले वे हर समय स्टैंड बाय पर रहेंगे। मॉर्निंग मिस्ट का लहजा ठंडा ही रहा। शियाओ ली मन ही मन शिकायत करने लगा। दूसरे पेशों की तुलना में एक एनफोर्सर की तनख्वाह काफी ज्यादा होती है। अगर उसने आज दोपहर को लिखा होता, तो महीने के अंत में उसकी तनख्वाह में कटौती हो सकती थी। आखिरकार, सख्ती से कहें तो, एनफोर्सर्स को आराम का समय नहीं मिलता, सब कुछ मिशन के इर्द गिर्द ही घूमता है। बहुत हो गई फालतू की बातें। इस बार मिशन का लक्ष्य है हत्यारा चिहोंग। वह फिर से प्रकट हुआ है। मैंने आपको संदिग्ध ठिकाने पहले ही भेज दिए हैं। लाल रंग बेहद खतरनाक है, इसलिए हम बिल्कुल भी अकेले कार्रवाई नहीं कर सकते। ग्रेट वू लेक नाइट मार्केट के स्थान के लिए हम जिम्मेदार हैं। चलो अब चलते हैं। बोलने के बाद, मॉर्निंग मिस्ट ने कार का दरवाजा खोला और अपने 3 टीम सदस्यों के साथ तेजी से चली गई। वह ग्रेट वू लेक नाइट मार्केट में क्यों दिखाई दिया, इसका अनुमान विभिन्न कोणों से ली गई निगरानी और मानवीय तर्क के आधार पर लगाया गया था। बेशक, यह महज एक अनुमान था। चूंकि मेंगी को पहले से ही पता था कि रेड पर दूसरों का रूप धारण करने की क्षमता रखने का संदेह है, इसलिए निगरानी फुटेज अब विश्वसनीय नहीं रह गया था। बेहद खतरनाक, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक ऑफ रोड वाहन के अंदर, मेंगी यात्री सीट पर बैठी थी और खिड़की पर थप्पड़ मारते हुए दबी हुई आवाज में कुछ बोल रही थी। लेकिन फिर भी, कैप्टन, इस रेड ने अब तक केवल उन्हीं लोगों को मारा है जो मरने के लायक थे, ऐसे लोग जो किसी न किसी तरह से अस्थायी रूप से कानूनी सजा से बच गए थे। क्या हमें उसे प्रवर्तन टीम में शामिल होने के लिए कहना चाहिए? पीछे की सीट पर बैठी चश्मा पहने लड़की ने अपना चश्मा ऊपर किया। वह पूरे रास्ते हत्यारे चिहोंग के बारे में ताज़ा जानकारी पढ़ रही थी और इस नतीजे पर पहुंची थी कि यह आदमी शायद एक अच्छा इंसान हो सकता है। शाओ यांग, तुम्हारी यह सोच गलत है। वह पहले ही नियति की सीमा पार कर चुका है। उन्हें हमारे कानून प्रवर्तन विभाग के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, और आप चाहते हैं कि वे कानून प्रवर्तन टीम में शामिल हों। मेंग यी ने अपने गुस्से को दबाया और धीमी आवाज में उसे फटकारा। शाओ यांग ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन अगर उसे नहीं हटाया गया, तो उन लोगों के जीवित रहने का हर अतिरिक्त दिन किसी और निर्दोष व्यक्ति के घायल होने का कारण बन सकता है। शाओ यांग, बोलना बंद करो।
हम इस समय एक गिरफ्तारी अभियान चला रहे हैं। किसी हत्यारे के लिए मत बोलो। आपको चीजों की तार्किक प्राथमिकता को समझना होगा। उसके बगल में खड़ी उससे उम्र में बड़ी एक अन्य महिला ने उसे कोहनी मारी, जिससे उसे बकवास बंद करने का संकेत मिला। दूसरी ओर, रेड को लू याओ से खुफिया जानकारी मिली। वांग डोंग इस समय ए रैंक बीस्ट मास्टर मॉर्निंग मिस्ट का पीछा करते हुए ग्रेट वू लेक नाइट मार्केट में हत्यारे ची हॉन का शिकार करने जा रहा था। मेरा पीछा कर रहे हो और रात के बाजार जा रहे हो। मुझे रात के बाजार में जाने की सूचना कैसे मिली? क्या ये सब बकवास नहीं है? रेड ने एक दिशा में देखा। वह ग्रेट वू लेक नाइट मार्केट से अच्छी तरह वाकिफ था। ये यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर था। धिक्कार है, ये तो मजाक है। रेड ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए ग्रेट वू लेक नाइट मार्केट की ओर बढ़ना शुरू किया। वह सीधे रास्ते पर चल रहा था और उसे ट्रैफिक लाइट की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। यात्रा का अधिकांश समय उसने एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए बिताया। तो उसकी स्पीड वास्तव में गाड़ी चलाने की स्पीड से भी तेज थी। मुझे उम्मीद है कि मैं वहां पहले पहुंच जाऊंगी। अगर सिस्टर झाओ वो मुझे वहां नहीं देख पाएंगी, तो क्या वह बहुत दुखी नहीं होंगी? लुकारियो, क्या तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर टेलीपोर्ट को स्वयं समझ सकते हो? रेड ने ल्यूकारियो के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा, जिस पर हमेशा एक शांत भाव बना रहता था। वाह वो, ल्यूकारियो ने अपना सिर हिलाया। सिटी लाइब्रेरी के उस स्थान पर जहां रेड मूल रूप से जाना चाहता था, एनफोर्सर्स का तीसरा समूह खाली हाथ लौटा। मेंग यी ने तुरंत पीछा करने के अभियान में बदलाव करना शुरू कर दिया। केवल एक एनफोर्सर को बुकस्टोर स्थान पर छोड़ दिया, जबकि अन्य को अन्य क्षेत्रों में सहायता के लिए भेज दिया गया। जब रेड तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब जोरोक बीच बीच में एक इंसान और दो पोकेमोन का रूप बेतरतीब ढंग से बदल देता था, जिससे निगरानी के दौरान उसकी स्पीड का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा, क्योंकि स्पीड बहुत तेज थी, सूचना संचरण की स्पीड आधा लय पे बड़े ऊ की मात्रा कपया की मात्रा रपे छोटी ई की मात्रा यपे ओ की मात्रा की स्पीड के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं रख पाए। ग्रेट वू लेक नाइट मार्केट के अंदर, रेड ने मुट्ठी भर भुनी हुई सीखें पकड़ी हुई थीं और वह एक रेलिंग से टिका हुआ था। उसके बगल में, ल्यूकारियो और जोरोक भी सीखें खाने में व्यस्त थे। धत तेरे की, मैं थक गया हूँ। रेड बुदबुदाया। आओ, ल्यूकारियो ने एक आवाज निकाली, मानो यह इशारा कर रहा हो कि रेड ने खुद ज्यादा दौड़ नहीं लगाई थी। अब जब वह रुक गया था, तो वह हलचल भरे रात्रि बाजार में देर रात का नाश्ता कर रहा था। दो पालतू जानवरों के साथ सीप खाना कोई दुर्लभ दृश्य नहीं था। इसके अलावा, हत्यारे ची हॉन के बारे में समाचार रिपोर्टों में ल्यूकारियो की छवि बहुत धुंधली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने भी उसे पहचाना नहीं। तो, क्या प्रवर्तन टीम में कोई गद्दार है जो हत्यारे संगठन को जानकारी दे रहा है? रेड ने लू याओ को एक संदेश भेजा। कुछ ही समय बाद, लू याओ का जवाब आ गया। असैसिन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनफोर्सर्स के लोग हैं, इसलिए एनफोर्समेंट टीम के अंदर असैसिन्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का होना स्वाभाविक है ना? हर कोई पैसे के लालच का विरोध नहीं कर सकता। ये सच है। रेड ने अपना फोन बंद किया और एक सीख का टुकड़ा खाया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा, तो पाया कि इस बारबेक्यू स्टॉल के आसपास मौजूद सभी लोग स्टॉल के साथ ही गायब हो गए थे। दूर से कुछ लोग भीड़ को वहां से जाने के लिए मना रहे थे। अब तुम पंखों से भी नहीं बच पाओगे। हत्यारे ची होंग। वांग डोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके बगल में मौजूद सैंक्शन हॉन लान ने रेड पर धीमी सी गुर्राहट निकाली। उसके पीछे, मॉर्निंग मिस्ट ने रेड को ठंडी निगाहों से देखा। हे। हालांकि, रेड ने अपना फोन निकाला, एक फोटो देखी, फिर वांग डोंग की ओर देखा और हंस पड़ा। उसका चेहरा नहीं दिख रहा। तितली की आत्मा। सुबह की धुंध ने धीरे से पुकारा और उसके कंधे के पास तैरती तितली की आत्मा ने अपनी आंखें चमका लीं। रेड के आदेश की आवश्यकता के बिना, जोरोक ने दुष्टतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक गहरा प्रकाश फैल गया। बटरफ्लाई स्पिरिट ने दर्द से अपना छोटा सा सिर पकड़ लिया, 2 बार पंख फड़फड़ाए और जमीन पर गिर पड़ी। मॉर्निंग मिस्ट ने एक हाथ उठाया और उसे अपने पालतू जानवर के स्थान पर वापस बुला लिया। उसी क्षण रेड के हाथ में एक लाल और सफेद गेंद प्रकट हुई। अब्रा, स्तर 12, क्षमता, आंतरिक एकाग्रता, चाल, टेलीपोर्ट। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। रेड ने पोके बॉल को बंद रखा, वह छोटा कमजोर जीव बाहर नहीं आ पाएगा। बेकार, तुम्हारी बटरफ्लाई स्पिरिट की मानसिक शक्ति मेरे जोरोक की मानसिक शक्ति से कहीं कम है। रेड ने अपनी टोपी और नीचे खींच ली और जानबूझकर अपनी आवाज को कर्कश कर लिया ताकि मॉर्निंग मिस्ट उसे पहचान न सके। वह बटरफ्लाई स्पिरिट केवल लेवल 39 की थी, स्पष्ट रूप से एक सपोर्ट पेड बीस्ट जिसे मॉर्निंग मिस्ट ने मुश्किल से ही प्रशिक्षित किया था। एक लेवल -39 की मानसिक शक्ति कभी भी लेवल -50 के जोरोक का मुकाबला नहीं कर सकती, यह असंभव है। ध्यान दें, इसे जोरोक नाम दिया गया है। एनफोर्सर पेड बीस्ट संग्रह में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। संभवतः यह उत्पाद निषिद्ध क्षेत्र का है। मॉर्निंग मिस्ट के पीछे, छोटे बालों वाली, उतनी ही फुर्तीली दिखने वाली एक लड़की ने जोरोक की तस्वीर खींची, उसमें नोट्स जोड़े और उसे एनफोर्सर डेटाबेस में अपलोड कर दिया। रेड को तो बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ओह, मुझे घेर लिया।
क्या मुझे आज्ञाकारी होकर तुम्हें मुझे हथकड़ी लगाने देना चाहिए, मेरे जानवरों को वापस बुलाना चाहिए और उन्हें कैद के लिए सौंप देना चाहिए? रेड ने हाथ ऊपर उठाकर वांग डोंग को घूर कर देखा। सिर्फ वही नहीं, जोरॉक और लुकारियो भी वांग डोंग को घूर रहे थे। वांग डोंग, अभी भी बेखबर, ने इशारा करते हुए कहा, अच्छा चुनाव। चुपचाप आओ और खुद को चोट से बचाओ। पूछताछ के लिए हमारे साथ वापस आना। रेड एक रेलिंग से टिका हुआ था, उसके बाईं ओर दाढ़ी वाला आदमी, दाईं ओर वांग डोंग और आगे मॉर्निंग मिस्ट और फोटो खींचने वाली लड़की थी। मुझे चोट से बचाओगे? अफसोस, वांग डोंग, भले ही तुम्हारा इरादा यही हो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आप पैसे कैसे इकट्ठा करते हैं? क्या आप असैसिन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पैसे भेजते हैं? वांग डोंग के चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी झलक उठी। उसने बगल में देखा। अच्छा हुआ, मॉर्निंग मिस्ट के चेहरे पर शांति बनी रही। मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो। आत्मसमर्पण करो अभी। कैप्टन, आदेश। वांग डोंग ने मॉर्निंग मिस्ट की ओर देखा, वह झिझकी। मौके पर मौजूद 4 सींग वाले शेर रेड को घूर रहे थे। जैसे ही उनके पशु ट्रेनर ने इशारा किया, वे हमला करने के लिए तैयार थे। बहन झाओबू के लेवल -70 सैंक्शन हॉर्न लान के अलावा बाकी सभी लेवल 40 से नीचे हैं और उनका लान आकार में भी सबसे बड़ा है। सब कुछ रेड के नियंत्रण में था। ठीक है, रेड ने सिर हिलाया। मुझे खुद हथकड़ी लगा दो, मैं विरोध नहीं करूंगा। उन्होंने वांग डोंग से बात की। वांग डोंग का चेहरा चमक उठा और वह भौंकते हुए बोला, पहले उन दोनों जानवरों को वापस बुलाओ। धमाका, एक कान फाड़ देने वाली गर्जना। वांग डोंग जम गया। जोरॉक का एक सैंक्शन हॉर्न लान से टकराव हुआ, उसके पंजे शेर के सींग से टकराए और झटकेदार तरंगे बाहर की ओर फैल गईं। उसने मुझे मारने की कोशिश की। वांग डोंग के पैर कांप रहे थे। न तो उसने और न ही उसके शेर ने कभी जोरॉक को हमला करते देखा था। यह मॉर्निंग मिस्ट का स्वीकृत सींग वाला शेर था। घूरना बंद करो, हमला करो। मॉर्निंग मिस्ट की ठंडी चीख ने वांग डोंग को चौंका दिया। उसने अपने शेर को अंदर आने का आदेश दिया। लुकारियो, बाकी 3 सैंक्शन हॉर्न लायंस को निष्क्रिय करो। जोरॉक, डार्क पल्स। रेड ने मॉर्निंग मिस्ट के शेर की ओर इशारा किया और आदेश जारी किया। जोरॉक के पंजों में बैंगनी काली ऊर्जा एकत्रित हुई, उसने उन्हें जमीन पर पटक दिया। एक हिंसक डार्क पल्स सीधे मॉर्निंग मिस्ट के शेर की ओर बढ़ा। इतनी सघन डार्क एनर्जी, 100% डार्क टाइप। द हुआन, सैंक्शनिंग लाइट से पलटवार करो। मॉर्निंग मिस्ट ने आदेश दिया। शेर का सींग धधक उठा और एक किरण छोड़ी जो डार्क पल्स से टकराए। एक भयंकर विस्फोट। जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया। दूर खड़े दर्शक घबराकर भागने लगे। अपना ध्यान रखो, मॉर्निंग मिस्ट चिल्लाया। लुकारियो ने अकेले ही 3 शेरों से लड़ाई लड़ी, उन पर हावी रहा और उन पर दबाव बनाए रखा। लुकारियो, लिमिट ब्रेक। भूकंप का प्रयोग करो, इस जमीन को चकनाचूर कर दो। तो उसे खत्म कर दो। रेड ने वांग डोंग की ओर इशारा किया। वह धुंधला चेहरा वांग डोंग को जानलेवा लगा। उसे ही क्यों? बस कुछ अतिरिक्त पंक्तियां बोलने के लिए। वांग डोंग डरा हुआ था और गुस्से में भी। वांग डोंग, क्रिम्सन का निशाना तुम हो। हत्यारे बिना कारण के हत्या नहीं करते, यह एक अनुबंध है। तुम हत्यारों के संगठन की सूची में हो। मॉर्निंग मिस्ट को सबसे पहले यह एहसास हुआ। उन्होंने असैसिन क्रिम्सन को फंसाया नहीं था, वह उनका इंतजार कर रहा था। सटीक रूप से कहें तो वांग डोंग के लिए। क्या मेरा नाम हत्यारों की सूची में है? वांग डोंग की दुनिया बिखर गई। उस सूची में शामिल होने से बुरा कुछ नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, उसकी हर मांसपेशी अकड़ गई। आह, ल्यूकारियो ने अपनी बाहें उठाईं, एक पैर नीचे पटका। गड़गड़ाहट, धरती कांप उठी, फट गई, पास की इमारतें गिर गईं। भूकंप, इसे कैसे पता चल सकता है? एक और दाढ़ी वाले एनफोर्सर ने चीख मारी। भूकंप फुर्तीले पालतू जानवरों के लिए तो ठीक है, लेकिन वह तो सिर्फ एक इंसान है, भयानक। अराजकता फैल गई। सैंक्शन हॉर्न लायंस अपने 20 टैमर की रक्षा के लिए पीछे हट गए। वास्तविक दुनिया में वह चाल सटीक निशाना नहीं लगा सकती। रेड एक तरफ कूद गया। इस अफरा तफरी के बीच लुकारियो ने वांग डोंग पर अपनी निगाहें गड़ा दी। इसकी उंगलियों पर ऊर्जा एकत्रित हुई। डार्क पल्स, धधकती अग्नि से लैस कवचधारी योद्धा। उस हमले को रोको। एक दहाड़ गूंजी। मॉर्निंग मिस्ट ने एक और जानवर को बुलाया, एक ज्वाला शिखर वाला, लोहे का कवचधारी मानव। धधकती आग से लैस कवचधारी योद्धा, स्तर 73। क्षमता, झुलसाना। अग्नि प्रकार और झाओ परिवार अग्नि पालतू जानवरों में विशेषज्ञता रखता है। लीफ का जानवर भी एक फायर वुल्फ है। रेड शांत रहा, उसके पास अभी भी मेगा इवोल्यूशन की क्षमता थी। कवचधारी योद्धा झुलसा देने वाली हवा के झोंके के साथ वांग डोंग की ओर दौड़ा। हालांकि यह मानवाकार था, लेकिन इसमें गर्दन, हाथ या पैर नहीं थे, बस एक बड़ा कवचधारी गोला था जो भाला और ढाल पकड़े हुए था। डार्क पल्स ढाल से टकराकर विस्फोटित हुआ, खाने रहित। ब्लॉक हो गया। बुरा नहीं है। लिमिट ब्रेक। जोरॉक, स्ल बॉम्ब। रेड ने तस्वीरें खींचने वाली लड़की की ओर इशारा किया। उसके शेर ने उसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखा था। जोरॉक ने स्ल बम फेंका, शेर मलबे में जा गिरा। आह, कृपया ठीक हो जाओ, सैंक्शन हॉर्न लांड, मरना मत। लड़की सिसकते हुए बोली।
लुकारियो, बुलेट पंच। बाकी सबको व्यस्त रखो। रेड ने दाढ़ी वाले एक अन्य एनफोर्सर के शेर पर निशाना साधा। लुकारियो उस शेर के सामने टेलीपोर्ट हो गया, उसकी मुट्ठी पूरी ताकत से धधक रही थी। एक ही मुक्के से शेर घूमकर दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया। पहले उसके जानवर ने बिना एक भी चाल चले हम तीनों को दबा दिया। दाढ़ी वाले युवक का चेहरा पीला पड़ गया, यह महसूस करते हुए कि यह तलाशी अभियान उसकी क्षमता से कहीं अधिक बड़ा काम था। उसकी रक्षा के लिए आपको इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? तुम्हारे बाकी अधीनस्थ मारे जाएंगे। रेड बिना हिले डुले खड़ा रहा, भूकंप से जमीन धंस गई थी, फिर भी उसके पैरों के नीचे की जगह छूती रही। दाढ़ी वाले युवक ने अपने सामने मौजूद ल्यूकारियो को घूर कर देखा और एक और, उससे कहीं छोटे पालतू जानवर को बुलाने के लिए हाथ उठाया। सैंक्शन हॉर्न लान को एनफोर्सर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया था, लेकिन एक बी रैंक बीस्ट मास्टर के रूप में उसके पास अपना खुद का सैंक्शन था। लेकिन एक ऐसे पालतू जानवर का सामना करते हुए जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिखता था, क्या उसकी अपनी शक्ति वास्तव में उसका मुकाबला कर पाएगी? युवक ने जमीन पर लेटे हुए अपने पालतू जानवर 50 सेंटीमीटर ऊंचे मेढक पर एक नजर डाली। उसने घबराकर सांस ली, दहशत उमड़ पड़ी, लेकिन एक प्रवर्तक के रूप में उसकी पदवी ने उसे भागने या दया की भीख मांगने से रोक दिया। कोशिश करो और देखो कि क्या तुम मेरे हाथों से एक और व्यक्ति को बचा सकते हो। मॉर्निंग मिस्ट का चेहरा ठंडा था, उसके दोनों पालतू जानवर रेड को घूर रहे थे। यह अंतर बहुत बड़ा है, 3 या 5 अतिरिक्त लोग मदद नहीं करेंगे, वे तो आपको और नीचे ही खींच लेंगे। जाओ, उसे बचाने की कोशिश करो। लुकारियो, रेड ने धीमी आवाज में आदेश दिया। ल्यूकारियो आगे बढ़ा, अपने स्वामी के साथ मन और इच्छा की एकता में। उसके मन में हत्या का कोई इरादा नहीं था, इसलिए आदेश मारने का नहीं था, न तो उस आदमी को और न ही उस बड़े मेढक को। गट फ्रॉग, उसे रोको, युवक ने गुस्से से कहा। मेढक ने ल्यूकारियो पर चिपचिपा पदार्थ थूक दिया। लुकारियो की आंखों में चमक आई, वह एक तरफ हट गया और बड़ी कुशलता से बच निकला। पता लगाओ। वह घूमा और मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी एक बेहद गर्म ढाल से टकराई। एक फुफकार के साथ वह पीछे हट गया और रेड की ओर भाग गया। उफ, ल्यूकारियो ने अपनी धुआं निकलती मुट्ठी पर नजर डाली। वह गति, कौन सी चाल? टेलीपोर्ट जैसे फ्लैश सटेप। मैंने उस धधकती आग वाले बख्तरबंद योद्धा को कभी चलते नहीं देखा। रेड के चेहरे पर उत्सुकता झलक उठी, उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। उस हलचल ने मॉर्निंग मिस्ट का ध्यान खींचा। खुफिया जानकारी के अनुसार हत्यारे चीहॉर्न का पालतू जानवर युद्ध के बीच में ही विकसित हो सकता है। भागो अभी, वह सही कह रहा है, मुझे तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। अब से हत्यारा चीहॉर्न सिर्फ मेरा है। मॉर्निंग मिस्ट गुस्से से भौंकी, उसकी हर नस तनाव में थी। अगर सूचना सही थी, तो इस पालतू जानवर ने काई बाओकाई के अंगरक्षक को पल भर में गिरा दिया था, जो उसी की तरह एक उच्च क्लास का बीस्ट मास्टर था। लेकिन कप्तान, मैं मदद करना चाहता हूँ, वांग डोंग चिल्लाया, और पहले से ही अपने भागने का रास्ता बना रहा था। जाओ, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसने ठंडे लहजे में कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम भाग रहे हो? अगर तुम भागते हो, तो मैं आया ही क्यों? ठीक है, लुकारियो, मेगा इवोल्यूशन करो। रेड ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसके मेगा ब्रेसलेट से शक्ति का प्रवाह हुआ। उसी क्षण मुख्य पत्थर ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। यह आ रहा है। मॉर्निंग मिस्ट की पुतलियां सिकुड़ गईं, सांस अटक गई। किसी वस्तु के साथ युद्ध में विकसित होना अभूतपूर्व। कब तक ये चलेगा, या क्या वह अनिश्चित काल तक इसी स्टेटस में रह सकता है? इसका सिद्धांत क्या है? ऊर्जा का मार्ग, वह कंगन। पल भर में ही उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सख्त होगे। मुझे लगा था कि 2 पालतू जानवर तुम्हें उसकी रक्षा करने से रोक देंगे। आप इतने सक्षम हैं, ये वाकई निराशाजनक है। रेड के लहजे में ताना मारने का भाव था। मॉर्निंग मिस्ट की निगाहें और भी ठंडी हो गईं। मेरे पीछे भागो, मैं उसे पकड़ लूंगी, उसने आदेश दिया। एक कप्तान का अपने दल की रक्षा करना उसका मूल कर्तव्य है। क्रिम्सन ने वांग डोंग के बारे में जो भी संकेत दिए थे, वह बाद में उनकी जांच करेगी। मुझे पकड़ो। लुकारियो, सैंक्शन हॉर्न लान और ब्लेजिंग फायर आर्मर्ड वॉरियर को रोको। जोरोक, उसका पीछा करो और उसे मार डालो। रेड ने हौंकते हुए वांग डोंग की ओर हवा में हाथ लहराया। वांग डोंग का दिल जोर से धड़कने लगा, वह घबराकर भागा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चीख! जोरोक बिजली की स्पीड से उसके पीछे दौड़ा। सैंक्शन हॉर्न लान, पकड़ो। ब्लेजिंग फायर आर्मर्ड वॉरियर, सहायता करो। मॉर्निंग मिस्ट ने एक पिस्तौल निकाली, जरूरत पड़ने पर वह रेड को खुद गोली मार देगी। एक रैंक का बीस्ट मास्टर भी आखिर इंसान ही होता है, गोलियां उसे अपन कर देती हैं या मार देती हैं। वह उसके सिर पर निशाना नहीं लगाएगी, अगर वह मर गया तो उसके जानवर उत्पात मचा सकते हैं। इसके अलावा, उसे पहले से ही शक था। वे निषिद्ध क्षेत्र से आए अत्याचारी पालतू जानवर थे। अत्याचारी रूपांतरित पालतू जानवर सामान्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक घातक होते हैं। उसका संदेह लगभग सही था। ल्यूकारियो एक बॉस पोकेमोन था, बॉस को छूना आसानी से घातक हो सकता है। लुकारियो, वाटर पल्स। रेड ने अपने जानवरों को जोरोक को रोकने नहीं दिया, उसने खुद आदेश जारी किया।
हर पोकेमोन कई चालें सीख सकता है जिनमें महारत हासिल करना आमतौर पर असंभव होता है, फिर भी लिमिट ब्रेक के साथ वे चालें उसके दिमाग में अंकित हो गईं। जैसे कि लुकारियो द्वारा वाटर पल्स का उपयोग करना। लुकारियो के पंजे में एक चमकता हुआ हरा गोला फूल गया। अत्यंत तेज स्पीड, रेड ने गुस्से से कहा, और ल्यूकारियो समझ गया। एक ऑरा योद्धा के रूप में ट्रेनर के साथ तालमेल बिठाना आसान है, बशर्ते ट्रेनर उसकी ऑरा को महसूस कर सके। रेड जैसे धोखेबाज के लिए यह बहुत आसान था। ब्लेजिंग फायर आर्मर्ड वॉरियर के सामने लुकारियो पलक झपकते ही रुक गया। मॉर्निंग मिस्ट चिल्लाने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। योद्धा ने अपनी ढाल उठाई, वाटर पल्स ने एकदम करीब से हमला कर दिया। जल ऊर्जा का विस्फोट हुआ, अग्नि प्रकार के खिलाफ बेहद प्रभावी। लुकारियो, जरा भी सांस मत लो। चेन एक्सट्रीम स्पीड और बुलेट पंच तेज। उन्हें लड़ाई से बाहर निकालो, रेड ने आदेश दिया और फिर जोरॉक के पीछे दौड़ पड़ा। मॉर्निंग मिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां देखे। ल्यूकारियो की मुट्ठी पहले ही सैंक्शन हॉर्नलान की खोपड़ी पर जा लगी थी, जिससे वह अचेत हो गया था। धधकती आग से लैस बख्तरबंद योद्धा बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। अपनी रक्षात्मक प्रकृति के बिना वह अब तक अपने पालतू जानवर वाले स्थान पर वापस पहुंच चुका होता। लड़ाई और भी भयंकर हो गई। क्रिम्सन को अपने पास से गुजरते देख मॉर्निंग मिस्ट ने अपने दांत भींच लिए। तेज आग से घिरे कवचधारी योद्धा, डटे रहो। सैंक्शन हॉर्नलान के साथ उस जानवर को पिन करो। योद्धा ने भाले से ढाल पर प्रहार किया, भाले को सीधा किया और आक्रमण कर दिया। लुकारियो फुर्ती से एक तरफ हट गया और उसकी पीठ पर लात मार दी। उसके दो पालतू जानवर उस विकसित राक्षस का मुकाबला नहीं कर सके। मॉर्निंग मिस्ट का चेहरा सख्त हो गया, उसने फैसला कर लिया था। दाहिने हाथ में पिस्तौल स्थिर रखते हुए, बाएं हाथ से सहारा देते हुए, उसने रेड पर निशाना साधा। रेड दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखने लगा। उस एक नजर से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी पीठ पर तुरंत ठंडे पसीने की एक पतली परत आ गई। एक कठोर, काली वस्तु। उस पर बंदूक की नली तानी हुई थी। वो औरत मुझे गोली मारने वाली है, इसकी प्रबल संभावना थी। रेड को लगभग ऐसा लग रहा था जैसे मॉर्निंग मिस्ट चिल्ला रहा हो, ये लो, और फिर एक ही गोली से उसका सिर उड़ा दे। रेड अत्यधिक तनाव की स्टेटस में पहुंच गया, जो मेगा ल्यूकारियो के साथ सिंक्रोनाइज हो गया। लुकारियो, जो दुश्मनों को आसानी से संभाल रहा था, अचानक एक बड़े संकट का एहसास करने लगा। इसके अलावा उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह संकट कहां से आ रहा है, यह उस महिला की वजह से था। काओ, ल्यूकारियो ने आकाश की ओर दहाड़ा। उसके पीछे सैंक्शन हॉर्नलान ने उसके कंधे पर काट लिया, और सामने ब्लेजिंग फायर आर्मर्ड वॉरियर का भाला उसकी ओर बढ़ा। बॉस ल्यूकारियो अपना नियंत्रण खोता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों से लाल रोशनी फूट पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे रेड ने उसे खेल में जंगल में देखा था, शक्तिशाली, उग्र और विस्फोटक रूप से आक्रामक। उसके माथे से प्रकाश फूट पड़ा, और उस पर हमला करने वाला प्रचंड अग्निकवचधारी योद्धा अचानक ऊपर से एक विशाल बल से टकरा गया। एक साइकिक टाइप मूव, ज़ेन हेडबट। बैंग, ल्यूकारियो की पूंछ सैंक्शन हॉर्नलान के पेट पर जोर से टकराने से पहले धातु जैसी चमक ले ली। स्टील टाइप का मूव, आयरन टेल। सैंक्शन हॉर्नलान ने अपना मुंह खोला, मानो कोई कौशल छोड़ने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन ल्यूकारियो ने विकृत भाव से उसका विशाल मुंह पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे फाड़ दिया। शेर का मुंह खोलते हुए उसने एक तीखी चीख भी निकाली। एक नॉर्मल टाइप मूव, स्क्रीच। इससे लक्ष्य की रक्षा क्षमता में काफी कमी आ सकती थी, लेकिन असलियत में इस एक चीख से मॉर्निंग मिस्ट के कान सुन्न हो गए। उसने सहज ही अपने कानों को ढकने के लिए हाथ उठाया और उसके हाथ में मौजूद बंदूक जमीन पर गिर गई। ये सब कुछ ही सेकंडों में घटित हुआ। लुकारियो ने अपना मुंह खोला, और उसके अंदर भयानक ऊर्जा संघनित होने लगी। इस ऊर्जा ने सैंक्शन हॉर्नलान को बेतहाशा छटपटाने पर मजबूर कर दिया। उसने एक अविश्वसनीय आभा का एहसास किया। यह आभा, मॉर्निंग मिस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसके दिमाग में एक शब्द कौंध गया। ड्रैगन। यह एक ड्रैगन की आभा थी। इस पालतू जानवर का ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं था, भला इसमें ड्रैगन की आभा उत्सर्जित करने की क्षमता कैसे हो सकती थी। ड्रैगन ऐसे जीव थे जो बीस्ट टैमर की दुनिया में सबसे ऊपर स्थान रखते थे। ड्रैगन को वश में करने वाले सभी बीस्ट टैमर शीर्ष स्तर के शक्तिशाली योद्धा थे। ड्रैगन स्वयं अत्यंत दुर्लभ थे, इसलिए ड्रैगन प्रकार के कौशल स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ थे। मॉर्निंग मिस्ट की बंदूक गिर गई, अब मेरा मौका है। रेड तुरंत मॉर्निंग मिस्ट की ओर दौड़ा, उसे उस घातक एनफोर्सर स्टैंडर्ड इश्यू पिस्टल को दूर फेंकना ही था। कुछ कदम दौड़ने के बाद ही उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके दिल में उमड़ता गुस्सा और चिड़चिड़ापन जरा भी कम नहीं हुआ था, बल्कि यह उसके डर से भी कहीं अधिक बढ़ गया था। क्या लुकारियो बेकाबू हो गया है? क्या ये ड्रैगन पल्स है, और वह इसे मुक्त तोप की तरह इस्तेमाल कर रहा है? रेड को थोड़ी सुन्नता महसूस हुई। अगर वो ड्रैगन पल्स माउथ कैनन लग गया तो ये निश्चित रूप से उस प्रतिबंधित सींग वाले शेर के चेहरे पर जोरदार प्रहार करेगा। इससे उस बड़ी बिल्ली की जान भी जा सकती है। बैंग, बैंग, बैंग। गोलियों की आवाज गूंजी।
पल भर में मॉर्निंग मिस्ट ने अपनी पिस्तौल उठाए और ल्यूकारियो के हाथ के जोड़ों पर 3 गोलियां चलाईं, फिर आगे बढ़कर ल्यूकारियो के मुंह पर 3 और गोलियां चलाईं। क्योंकि वह बगल से गोली चला रही थी, इसलिए मॉर्निंग मिस्ट की कोई भी गोली शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं लगी। हालांकि उसने किसी महत्वपूर्ण अंग पर निशाना नहीं लगाया, लेकिन अगर ये शॉट प्रभावी साबित हुए, तो वे सैंक्शन हॉर्न लान के मौजूदा संकट को पूरी तरह से हल कर सकते हैं। लुकारियो ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर उसने सैंक्शन हॉर्न लान को लात मारकर दूर फेंक दिया और मॉर्निंग मिस्ट की स्टेटस की ओर ड्रैगन पल्स दागने के लिए मुड़ गया। वह ऊर्जा एक अजगर का रूप धारण कर लेती है, जो दहाड़ते हुए मॉर्निंग मिस्ट की ओर बढ़ती है। मॉर्निंग मिस्ट एक तरफ हट गई, और ब्लेजिंग फायर आर्मर्ड वॉरियर किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी ढाल फेंक दी। मॉर्निंग मिस्ट ने ढाल को हवा में ही पकड़ लिया। ढाल प्रकाश से फट उठी, और उसके सामने एक विशाल ढाल प्रकट हो गई। बूम! ड्रैगन पल्स के जमीन पर गिरने के बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। मॉर्निंग मिस्ट ने विस्फोट के बीच ड्रैगनों की दहाड़ भी सुनी। ढाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और टूट गई। भूकंप के झटके से मॉर्निंग मिस्ट उड़कर मलबे में जा गिरी। उसका सिर चकरा रहा था और पसीने से उसके कपड़े भीग गए थे। मैं इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। ये निश्चित रूप से एक अत्याचारी रूपांतरित पालतू जानवर है। इनके बेकाबू होने का खतरा बेहद अधिक है। यहाँ तक कि इस पालतू जानवर के प्रजनक को भी ऐसे हिंसक प्रकोप को शांत करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा। मुझे जल्दी से पीछे हटना होगा। इस तरह की अतिरिक्त सहायता आने तक मैं टिक नहीं पाऊंगा। मॉर्निंग मिस्ट ने मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, लाल रंग की 2 आंखें उसे टकटकी लगाए देख रही थीं। लुकारियो ने मॉर्निंग मिस्ट के हाथ में मौजूद पिस्तौल पर एक नजर डाली। यही वह चीज थी जिसने उसके ट्रेनर रेड के लिए जीवन मरण का संकट पैदा कर दिया था। उसके पंजों से धातुई प्रकाश की एक किरण निकली, और उसने अपना धातुई पंजा सीधे मॉर्निंग मिस्ट के सिर पर निशाना बनाया। लुकारियो! रेड ने लुकारियो की कलाई पकड़ ली। जैसे ही रेड ने उसकी कलाई को छुआ, लुकारियो के शरीर की सारी ताकत पल भर में गायब हो गई। वह रेड को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। काबू! लुकारियो ने अपने दांत दिखाए और धीमी आवाज में गुर्राया। ठीक है, मैं ठीक हूं। बस इतना ही काफी है, रेड ने धीरे से कहा, फिर अपनी कलाई उठाई और लुकारियो मेगा मोड से बाहर आ गया। रेड ने अपने पोकेमोन पैनल पर एक नजर डाली। लिमिट ब्रेक के अलावा एक और कौशल दिखाई दिया था। मन और इच्छा की एकता। मनुष्य और पोकेमोन के मन पूरी तरह से समन्वित होते हैं। ट्रेनर के विचार पोकेमोन को प्रभावित करते हैं, और पोकेमोन के विचार ट्रेनर को प्रभावित करते हैं। तो यह एक नया कौशल है जो ऑरा के कारण प्रकट हुआ है। अगर मैं इस कौशल का उपयोग करता हूं और मेरी इच्छाशक्ति पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं है, तो मैं पोकेमोन के विचारों से प्रभावित हो जाऊंगा। विशेष रूप से बॉस पोकेमोन के दिल में छिपी क्रूरता का और भी अधिक प्रभाव होता है। रेड ने अपने आसपास का जायजा लिया। वह जगह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। जो लड़की पहले तस्वीरें ले रही थी, वह अब सैंक्शन हॉर्न लान के सिर को गोद में लिए बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। दाढ़ी वाला युवक थोड़ी दूर खड़ा था, सुबह की धुंध को चिंता और भय से भरे चेहरे से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी दौड़कर आया हो। जहां तक मॉर्निंग मिस्ट की बात है, उसका चेहरा भावहीन था, मानो वह अभी अभी नरक के द्वार से गुजरी हो। चलो चलें। रेड ने अपनी टोपी का किनारा नीचे खींचा और ल्यूकारियो को उस ओर ले गया जहां जोरुआ पहले गया था। मन और इच्छाशक्ति की एकता। रेड ने जोरॉक को निशाना बनाते हुए अपनी क्षमता को सक्रिय किया। पल भर में उसके मन में एक भयावह धूर्तता का भाव जागृत हुआ। रुको, क्रिम्सन, तुम उसे मार नहीं सकते। मॉर्निंग मिस्ट किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हुई और रेड की पीठ पर चिल्लाने की हिम्मत जुटाई। रेड अचानक रुक गया। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और पूछा, मैं उसे क्यों नहीं मार सकता? मुझे अभी भी उसे इनाम की रकम के बदले सौंपना है। आप खलनायकों को चुनकर मार रहे हैं। हालांकि मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर आप खलनायकों को मार रहे हैं। तो वांग डोंग भी एक खलनायक है ना? सुबह की धुंध जारी रही। तुम्हारे तर्कों को सुनने का मेरे पास समय नहीं है। जो चाहो सोचो, बस भविष्य में मुझसे दूर रहो और मुझे फिर से पकड़ने की कोशिश मत करना। रेड ने ठंडे स्वर में कहा, फिर आगे चलने लगा। इसीलिए तुम उसे मार नहीं सकते। मॉर्निंग मिस्ट चिल्लाई। अगर वह वाकई दोषी है, तो उसे इस तरह नहीं मरना चाहिए। हत्यारे ची होंग द्वारा मारा गया। उसके रिकॉर्ड में केवल यही दर्ज होगा कि एनफोर्सर वांग डोंग ने हत्यारे ची होंग को गिरफ्तार करते समय शानदार ढंग से खुद को बलिदान कर दिया। मॉर्निंग मिस्ट का दिल जोर से धड़क रहा था। अभी तो वह पक्का नहीं कह सकती थी कि वांग डोंग अपराधी है या नहीं, लेकिन उसने इसके बाद उसकी जांच करने का फैसला कर लिया था। हालांकि जैसा कि उसने कहा था, अगर वांग डोंग वाकई दोषी भी निकला, तो उसे सजा कानून के हाथों मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा एक वीर प्रवर्तक के रूप में बेदाग प्रतिष्ठा के साथ मरना, हत्यारे ची होंग द्वारा मारा जाना। अगर वह दोषी है, तो उसके परिवार और बच्चों को किसी नायक के रिश्तेदारों जैसा व्यवहार नहीं मिलना चाहिए, है ना? मॉर्निंग मिस्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया।
अब उसके मन में क्रिम्सन के प्रति एक खतरनाक परसेप्शन बन गई थी। उसे विश्वास था कि हत्यारा चिहोंग वास्तव में न्याय की भावना से ओतप्रोत एक जानवर ट्रेनर मात्र है। हे, रेड मुस्कुराया और उसके बोले गए शब्दों ने मॉर्निंग मिस्ट के दिल को लगभग डुबो दिया। यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन चूंकि आपने इसे इस तरह से कहा है, तो आपने मुझे याद दिला दिया। ये वाकई घिनौना है। हो सकता है कि उसे मारने के बाद मैं पूरी कोशिश करूं और उसके रिश्तेदारों को उससे मिलने के लिए भेजने का समय निकालूं। उस समय, सतही तौर पर, और भी अधिक लोगों को यह कहना चाहिए था कि आप एनफोर्सर नायकों के परिवारों की भी रक्षा नहीं कर सकते, है ना? आखिरकार, उन्हें जो तरजीह दी जाती है, वह निर्दोष लोगों की लाशों पर टिकी है। ऐसे लोग खुद निर्दोष नहीं हैं। अगर आप किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं, तो वांग डोंग को दोषी ठहराएं, या फिर आपको, उनके वरिष्ठ अधिकारी को, जो उन्हें दोषी साबित करने में नाकाम रहे। बोलने के बाद, रेड और लुकारियो तुरंत मॉर्निंग मिस्ट की नजरों से ओझल हो गए। वास्तव में, मॉर्निंग मिस्ट की नज़र में ये तर्क पूरी तरह से खोखला था और इस पर विचार करने लायक नहीं था। ये तो बस एक बहुत ही कट्टरपंथी और अतिवादी तर्क था। मॉर्निंग मिस्ट ने आह भरी और जमीन पर बैठ गई मानो उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो। इस हत्यारे चिहोंग ने उसे एक अलग तरह की बुराई का एहसास कराया। मैं क्यों भागूंगा? पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए रेड एक पल के लिए रुक गया। उसके हाथ में एक पोके बॉल प्रकट हुई। उसे खोलकर उसने एक छोटा सा अबरा छोड़ा जो हवा में तैरने लगा। साइकिक टाइप पोकेमोन अबरा दिन में 18 घंटे सोता है। सोते हुए भी यह खतरे को भांप लेता है और तुरंत टेलीपोर्ट करके दूर चला जाता है। छोटी अबरा की आंखें बंद थीं, निस्संदेह वह गहरी नींद में सो रही थी। अबरा, हमें जोरॉक तक टेलीपोर्ट करो, रेड ने आदेश दिया। अबरा ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और रेड को एक सुस्त, लगभग नासमझ सी नजर से देखा। क्यों? लुकारियो ने रास्ता दिखाया। अबरा की मानसिक शक्ति भड़क उठी। लगातार 5 टेलीपोर्ट के बाद, जोरॉक रेड की नजर में आ गया। एक सींगदार शेर खून के एक तालाब में पड़ा था। उसका शरीर पंजों के निशानों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जिनसे अभी भी काली ऊर्जा रिस रही थी। रेड की गैरमौजूदगी में भी, लेवल 30 के सैंक्शन हॉर्न लान के पास जोरॉक के सामने टिकने का कोई मौका नहीं था। हे, जोरॉक ने अपना मुंह एक पंजे से ढक लिया, खिलखिलाते हुए, जबकि दूसरा पंजा वांग डोंग की ओर इशारा कर रहा था। वांग डोंग की मौत निश्चित थी। जोरॉक ने उसकी छाती को बुरी तरह चीर दिया था। ऐसे घाव से कोई बच नहीं सकता था। जोरॉक के पंजों से अभी भी खून टपक रहा था। रेड ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाया, अपना फोन निकाला, एक तस्वीर खींची और उसे लू याओ को भेज दिया। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हत्यारों का संगठन मिशन पूरा होने की पुष्टि कैसे करता है, इसलिए उन्होंने सबसे सरल तरीका अपनाया, लक्ष्य की एक तस्वीर और साथ में शांति का चिन्ह। रेड जितना अधिक देखता गया, असली पोकेमोन उतने ही भयावह होते गए, विशेषकर जोरॉक जैसे धोखेबाज। किसी इंसान को मारना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। रेड ने बगल में देखा, सैंक्शन हॉर्न लान अभी भी धीरे से गुर्रा रहा था। उसने अपनी मन और इच्छाशक्ति की एकता को पहले ही त्याग दिया था। भौहें चढ़ाते हुए वह शेर की ओर बढ़ा। स्वीकृत सींगदार शेर, स्तर 30। प्रकृति, शर्मिला। प्रकार, सामान्य, उड़ने वाला। क्षमता, स्वीकृत प्रकाश दूर से किए गए हमलों से होने वाले नुकसान को बढ़ाता है। चालें, सींग से हमला, खरोंच, टक्कर, झपट्टा मारना। ये क्या बकवास है? किसी ने इसे कैसे प्रशिक्षित किया होगा? ये तो बिल्कुल बकवास है। इसके बुनियादी आंकड़ों की जांच करने पर, रेड ने पाया कि इस सैंक्शन हॉर्न लान का कुल स्कोर जोरॉक से अधिक है, आश्चर्यजनक रूप से 530 बनाम जोरॉक का 510। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि मॉर्निंग मिस्ट के सैंक्शन हॉर्न लान में केवल 460 ही थे। इसलिए आधारभूत आंकड़े क्षमता को दर्शाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, यहां तक कि एक ही प्रजाति के भीतर भी। समझ में आता है? रेड ने खुद से सिर हिलाया। जाहिर है, एनफोर्सर संगठन ने वांग डोंग को दस्ते के नेता की तुलना में अधिक क्षमता वाला एक सैंक्शन हॉर्न लान सौंपा था। अफसोस की बात है कि वांग डोंग को इसे पालने का कोई अंदाजा नहीं था। काश मेरे पोके बॉल अनलॉक होते। रेड ने पलकें झपकाईं, उसकी जानकारी के बिना ही उसके स्टोरेज में एक नई क्लास अनलॉक हो गई थी। हील बॉल, 999,999 यूनिट। क्या यह मेरी वर्तमान आवश्यकता के आधार पर अनलॉक होता है? जो भी हो, ये वैसे भी मेरा है। उसने एक हील बॉल निकाली, आगे बढ़ा और शेर के विशाल, खून बहते सिर के सामने झुक गया। हर जगह खून जमा हो गया था, शेर की पुतलियां पहले से ही फैल रही थीं। जब तक एम्बुलेंस आती, तब तक वह बहुत दूर जा चुका होता। हील बॉल में पकड़े गए पोकेमोन के सभी एचपी और स्टेटस संबंधी विकार ठीक हो जाते हैं। कभी कभी बॉल स्वयं एक पोकेमोन सेंटर होती है। मृत्यु के कगार पर होने पर भी, पकड़े जाने की गारंटी नहीं थी, खासकर ऐसे पोकेमोन के लिए जो पहले से ही किसी बीस्ट टैमा से जुड़ा हुआ हो। रेड ने गेंद को शेर के माथे पर दबाया। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह। उसने तब तक इंतजार किया जब तक जीवन की आखिरी किरण भी बुझने वाली नहीं थी, फिर फुसफुसाया, अब तुम मेरे हो। हील बॉल खुली। लाल रोशनी ने सैंक्शन हॉर्न लान को घेर लिया और उसे अंदर खींच लिया।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि गेंद गिरने से पहले केवल एक हल्की सी क्लिक की आवाज आए और फिर वह स्थिर हो गई। बस इतना ही। उसने गेंद उठा ली, पकड़ की पुष्टि हो गई। क्यों? ल्यूकारियो दूर देखते हुए भौंका। रेड ने उसकी निगाहों का पीछा किया। मॉर्निंग मिस्ट हौंकता हुआ, थका हुआ और घायल खड़ा था। वह ये नहीं बता सकता था कि उसे कितनी गंभीर चोट लगी थी। वह ड्रैगन पल्स के किनारे पर फंस गई थी। उसके पोकेमोन की रक्षा सिस्टम उसे पूरी तरह से बचा नहीं पाई थी। मॉर्निंग मिस्ट ने वांग डोंग के शव पर एक नजर डाली, फिर क्रिम्सन की ओर। क्रिम्सन ने वांग डोंग का सैंक्शन हॉर्न लान छोड़ा, जो कंधे तक 1 मीटर ऊंचा, राजसी और प्रभावशाली था। स्पष्ट रूप से भ्रमित शेर के मन में एक अपरिचित लेकिन अत्यंत सौम्य इच्छा जागृत हुई। मन और इच्छाशक्ति की एकता। रेड ने शेर के विशाल सिर पर हाथ फेरा। मॉर्निंग मिस्ट के लिए यह दृश्य मन को दहला देने वाला था। अभी क्या हुआ? उसके विचारों में भ्रम छा गया। उसने देखा कि असैसिन क्रिम्सन ने तीनों पोकेमोन को गोलाकार कैप्सूल में वापस बुला लिया, फिर एक छोटे पीले जीव को छोड़ दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। लाल रंग आंखों से ओझल हो गया। क्या उसने एनफोर्सर ऑर्गेनाइजेशन का सैंक्शन हॉर्न लान ले लिया? और यह पूरी तरह से तैयार लग रहा है। क्यों? क्या वांग डोंग के कारनामों से शेर का भी धैर्य टूट गया? मॉर्निंग मिस्ट का दिमाग चकरा गया। उसकी हर मांसपेशी में दर्द हो रहा था। इसे भूल जाओ, आज रात रिपोर्ट करो और आराम करो। उसने लीफ को मैसेज करके कहा कि वह उसकी कार ले जाए और कल रिपोर्ट दर्ज कराए। उसे अभी भी कुछ काम पूरा करना बाकी था। होटल वापस आकर रेड ने देखा कि म्याउथ अभी भी खर्राटे ले रहा है। वह मुस्कुराया। म्याउथ का आसान जीवन शुरू हो चुका था। उसने अंगड़ाई ली। घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। अभी झपकी लेने का समय है। जम्हाई लेते हुए उसने माइटिएना को छोड़ दिया, अपना सिर उसके बगल में रख दिया और सो गया। सुबह सुबह रेड का फोन लगातार बजता रहा। म्याउथ ने अपनी आंखें मली और उठकर स्क्रीन पर नजर डाली। जी हाँ, म्याउथ पढ़ सकता है। यह मत पूछो कि कौन सी भाषा, फिलहाल यह म्याउथ चीनी भाषा पहचानता है। लीफ, वो छोटी बच्ची, म्याऊ। जियाओ ची, जियो ची। म्याउथ ने रेड को धक्का दिया और पुकारा। रेड रॉकेट की तरह सीधा खड़ा हो गया, फिर वहां आत्माहीन, आंखें खाली, गतिहीन बैठी रही। वो अभी भी सो रहा है। मैं कॉल उठा लूंगी, म्याऊ। म्याउथ ने बिना किसी झिझक के उत्तर बटन दबा दिया। रेड, उठो, नाश्ता करो। लीफ की तेज आवाज गूंजी। वह अच्छी तरह सोई थी और जाने के लिए बेताब थी। उसके बगल में पोप्लियो चहचहाया। मैं हूं, बच्चे। रेड अभी भी बूट हो रहा है, म्याऊ। तुम जाओ, मैं उसे धक्का दे दूंगा, म्याऊ। म्याउथ ने रेड की ओर देखा और फोन पर बात की। अरे, म्याउथ जवाब दे रहा है। लीफ दंग रह गई। उसने कभी किसी पालतू जानवर को फोन उठाते नहीं सुना था, लेकिन चूंकि म्याउथ बात कर सकता था, इसलिए उसने इस बात को जाने दिया। होटल के रेस्तरां में रेड ने बेमन से नाश्ता खाया। वह बुरी तरह थका हुआ था। पूरी रात जागने से उसकी थकान थोड़ी कम हो जाती, लेकिन नींद पूरी न होने के कारण उसकी ऊर्जा एकदम खत्म हो गई थी। आपने पिछली रात को क्या किया? म्याउथ, मुझे बताओ। क्या कोई कम कपड़े पहनी हुई महिला चुपके से उसके कमरे में घुस गई थी? लीफ ने रेड को संदेह भरी निगाहों से देखा। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वह सुबह तक पार्टी करने के बाद दिखती थी। नहीं, म्याऊ। हालांकि मैं गहरी नींद सोता हूं, अगर वह मुझे बेहोशी की हालत में गेंद के लिए वापस बुला भी ले, तो भी मुझे पता नहीं चलेगा, म्याऊ। म्याउथ ने रेड को घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। उसके दिल में वे दोनों साथी योद्धा थे। गेमिंग की दुनिया की यादें उसे बिल्कुल वास्तविक लग रही थीं। म्याउथ ने रेड को कांटों से लेकर पाल्डिया तक की पूरी यात्रा करते हुए देखा था। इसलिए वह खुलकर बोलने लगा, मजाक करने लगा, हंसी उड़ाने लगा। अगर बोलने सीखने के बाद भी वह रेड को चिढ़ा नहीं सकता था, तो फिर बोलने का क्या फायदा? लेकिन रेड ने एक शब्द भी नहीं सुना। उसका ध्यान कहीं और था। एसेसिन क्रिम्सन के रूप में वह निम्नलिखित की कमान संभालता था। लेवल -52 जोरॉक, हाल की लड़ाइयों के बाद 2 लेवल ऊपर। लेवल -65 ल्यूकारियो, लेवल -30 सैंक्शन हॉर्न लान और लेवल -12 अब्रा। एक वास्तविक ए रैंक बीस्ट मास्टर। फिर भी बीस्ट टैमर रेड की सार्वजनिक पहचान के पास केवल एक युद्ध से डरने वाला म्याउथ और एक लेवल -36 माइटिएना ही था। वह मुश्किल से बी रैंक तक ही पहुंच पाया। आशा है आज कुछ महत्वपूर्ण खुलासा होगा। उसने ये तभी सोचा जब लीफ के सवाल, क्या तुमने किया? क्या ये वही था, उसके कानों तक पहुंचे। कोई जानकारी नहीं, कोई सुराग नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। रेड ने न्यायपूर्ण लहजे में जवाब दिया। हाँ। लीफ उछल पड़ी, चॉपस्टिक से इशारा करते हुए बोली। इसका क्या मतलब है? प्यार करके छोड़ दोगे? मैं यहीं रहूंगी। पोप्लियो मेज पर कूद गया, नकली क्रूरता से रेड को घूरते हुए। इसे छोड़ दो। रेड ने पोप्लियो के सिर पर हाथ फेरा और बुदबुदाया, हालांकि ये शब्द लीफ के लिए थे। ठीक है। वह वापस बैठ गई। बचपन से ही उसने रेड को शायद ही कभी गुस्सा दिलाया था। मेरी बहन आज काम पर है। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी चलाऊंगी। लीफ ने अपनी नाक रगड़ी। उसकी आंखों में चमक थी। क्या तुम संभाल सकते हो?
रेड को संशय था। कुछ ही देर में एक चमकीली लाल रंग की सेडान कार लगभग 30 की रफ्तार से सड़क पर रेंगती हुई आई। यात्री रेड और पीछे की सीट पर बैठा म्याउथ अवाक रह गए। लुकारियो उन्हें और भी तेजी से ले जा सकता था। रेड थकी हुई थी लेकिन झपकी लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ड्राइवर एक नई लाइसेंस प्राप्त लड़की थी। कम से कम उसकी स्पीड बहुत धीमी थी, इसलिए घबराहट नहीं थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पलकें झपकने से पहले वे कितनी देर तक रेंगते रहे और फिर वे आ गए। यांजिंग बीस्टमास्टर यूनिवर्सिटी का जिनलिंग शहर प्रवेश तस्कौल। एक लंबी कतार लग गई थी। आशा से भरे पशु ट्रेनर और पालतू पशु व्यवस्थित पंक्तियों में इंतजार कर रहे थे। क्लिक। रेड के हाथों में दो लाल और सफेद गेंदें दिखाई दी। जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसने अपने हाथ कसकर बंद कर लिए। उसके चारों ओर पालतू जानवर थे। वह ये नहीं बता सका कि किस जोड़ी ने अनलॉक को सक्रिय किया था। जो भी वे थे, रेड के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। सरपीरियर स्तर 50। प्रकार, घास। क्षमता, विपरीत। स्वभाव, डरपोक। रखी हुई वस्तु, बचा हुआ खाना। चालें, लीफ स्टॉर्म, ड्रैगन पल्स, ग्लेयर, सब्स्टिट्यूट। ये शर्म की बात है कि टेरास्टोलाइजेशन नहीं है। उसने आह भरी। इंटरफेस ने टेरा ऑर्ब नहीं दिया था, लेकिन दूसरे पोकेमोन ने क्रिम्सन को उसकी कोई शक्तिशाली पोकेमोन नहीं वाली दुविधा से बाहर निकाल दिया। ब्लेजिकेन स्तर 65। प्रकार, अग्नि लड़ाई। क्षमता, स्पीड वृद्धि। स्वभाव, अडामेंट। बंदी वस्तु, ब्लेजिकेन वस्तु। चालें, फ्लेयर ब्लिट्स, क्लोज कॉम्बैट, स्वॉर्ड्स डांस, प्रोटेक्ट। रेड एक नज़र में समझ गया। नुकसान के मामले में ये सेट ल्यूकारियो के कॉम्बो को भी मात दे सकता है। भगवान ही जानता था कि मेगा इवॉल्व फ्लेयर ब्लिट्स किसी लक्ष्य का क्या हाल कर देगा। रेड, क्या हाल है? लीफ ने उसकी हरकत पर ध्यान दिया। उसने लाल और सफेद गेंदें देखी लेकिन कुछ नहीं पूछा। हर किसी के कुछ ना कुछ रहस्य होते हैं, रेड के भी। कुछ नहीं, बस एक मजेदार बात दिमाग में आई। मान लो, अगर मैं ए रैंक का खिलाड़ी होता, तो क्या मुझे फिर भी प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती? वह मुस्कुराया, खुद को इन युवाओं से कहीं बेहतर समझते हुए। आखिरकार, प्रवर्तन टीम का कप्तान भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बाईं ओर जोरॉक, दाईं ओर ल्यूकारियो। वह मेंगली, मॉर्निंग मिस्ट और बाकी सबको तब तक पीट सकता था जब तक कि वे उत्तर दिशा का पता न लगा सकें। मैंने सुना है कि प्रोफेसर ए रैंक बीस्ट मास्टर हैं। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन ए रैंक तक पहुंच जाओगे। नहीं, इसे पार करो। लीफ मुस्कुराए और उसका हौसला बढ़ाया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रेड निषिद्ध क्षेत्र की ओर जाने के लिए बेताब था। कौन जानता था कि उन पौराणिक अत्याचारी रूपांतरण पालतू जानवरों से कौन से पोकेमोन अनलॉक होंगे। लीफ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। रेड और लीफ अभी भी कतार में थे। उसने लीफ की ओर देखा, जो अपनी बाहों में पोपलियो को चिढ़ा रही थी, और पोपलियो के सिर पर थपथपाते हुए पूछा, एक सवाल? हे, तो पूछो। लीफ ने अपनी छाती फुलाई, जिसमें अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश थी, और अपने बालों को झटका दिया। रेड के हाथ में एक लाल और सफेद गेंद प्रकट हुई, और उसने माइटियना को छोड़ दिया। माइटियना के प्रकट होने से ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। आखिरकार, वहां मौजूद हर किसी के पास एक पालतू जानवर था। वह बस एक बड़ा कुत्ता था, किसी को ज्यादा परवाह नहीं थी। क्या एक पालतू जानवर केवल 4 कौशल ही सीख सकता है? रेड ने पूछा। वह असमंजस में था। उसके पोकेमोन खेल के उत्पाद थे और उनके लिए 4 चालों के सिद्धांत का पालन करना स्वाभाविक था। लेकिन पालतू जानवरों के बारे में क्या? सैंक्शन हॉर्नलान के पास भी केवल 4 ही कौशल क्यों थे? ये बात सामान्य ज्ञान के विपरीत थी। पुराने ट्रेनर के अनुसार, अगर एनीमे में कोई पोकेमोन एक ही मैच में 4 से अधिक कौशल का उपयोग करता है। पुराने ट्रेनर बुलेट चैट पर टिप्पणी भेजते थे, अवैध। 4, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उदाहरण के लिए, मेरे फायर वुल्फ के पास 5 कौशल हैं। लीफ बोलते हुए अपने पैर के पास लेटे हुए फायर वुल्फ को थपथपा रही थी। फायर वुल्फ जमीन पर लेटा हुआ था और कुछ सुस्त सा लग रहा था। रेड ने गौर से देखा। वाकई, इसमें सिर्फ 2 ही कौशल थे। ओह, तो यह वाकई काफी शक्तिशाली है, रेड ने धीरे से प्रशंसा की। बिल्कुल। लीफ ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया, फिर माइटियना की ओर देखा और उसके सिर पर भी थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। रेड की माइटियना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी फायर वुल्फ निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। छोड़ो इसे, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा। शायद सैंक्शन हॉर्नलान के पास 4 कौशल होना महज एक संयोग था। रेड ने अपनी बाहें मोड़ी और लीफ के साथ यूं ही बातें करने लगा। वे दोनों पूरे 2 घंटे तक कतार में खड़े रहे, जिससे रेड को नींद आने लगी और उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। आखिरकार, वह भी हाड़ मांस का बना एक इंसान था। उसकी शारीरिक शक्ति को ठीक होने के लिए आराम की जरूरत थी। रेड, मैं पहले जा रहा हूं। अब लीफ की बारी थी। मूल्यांकन कक्ष से बाहर निकलते हुए एक जानवर ट्रेनर निराश लग रहा था, मानो वह असफल हो गया हो। हालांकि इसे पंजीकरण कहा जाता था, लेकिन यंजिंग बीस्टमास्टर यूनिवर्सिटी में कोई भी आम व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था, इसके लिए एक मूल्यांकन आवश्यक था।
वह विश्वविद्यालय उनके पिछले जीवन के सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय जैसा था, उसमें प्रवेश पाना ही किसी को अपने गृहनगर में प्रसिद्ध बनाने के लिए काफी था। मूल्यांकन में भाग लेने के लिए प्रतिभागी के पास अपना पालतू जानवर होना और कम से कम ग्रेड सी प्राप्त करना आवश्यक था। उन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना आना सरासर अपमान को न्योता देना था। बड़ी संख्या में 20 टैमा मूल्यांकन में असफल रहे, फिर भी लीफ ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। सीधे शब्दों में कहें तो चाओयांग समूह की बेटी होने के नाते जब तक परिवार उसे शामिल करना चाहता था तब तक ये लगभग तय था। रेड को यह भी संदेह था कि लीफ के पिता ने पहले ही कुछ जुगाड़ कर लिया था। आखिरकार उनके जैसे बड़े आदमी के लिए यंजिंग में संपर्क होना बिल्कुल सामान्य बात थी। लगभग 20 मिनट बाद लीफ एक प्रसन्न चेहरे के साथ बाहर निकली, उसके हाथ में प्रवेश पत्र था। बहुत आसान। रेड, अब तुम्हारी बारी है। जल्दी अंदर जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लीफ उत्साह से बाहर निकली और रेड का हाथ पकड़ लिया। रेड हर कोण से देख सकता था कि वह उसे सचमुच पसंद करती थी। ठीक है, रेड ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मूल्यांकन कक्ष में कदम रखा। अंदर प्रवेश करते ही रेड ने पाया कि भीतरी हिस्सा विशाल था, एक पूरे युद्ध क्षेत्र के आकार का। कुल मिलाकर 5 लोग थे और उनमें से केवल एक के सामने पालतू जानवर था। वह एक छिपकली थी जो सीधी खड़ी थी, 1 मीटर से अधिक लंबी थी और लगातार अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी। लाल, क्या ये तुम्हारा पालतू जानवर है? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने रेड के माइटियना की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, रेड ने शांत भाव से एक शब्द में उत्तर दिया। मैंने तुम्हारी फाइलें देख ली हैं। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने रेड की ओर देखे बिना ही हाथ हिलाते हुए सीधे कहा, मुझे वह माइटियना दे दो और मैं तुम्हें प्रवेश पत्र दे दूंगा। जैसे ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, पास में मौजूद अन्य लोगों के भावों में थोड़ा सा बदलाव आया। लेकिन निर्देशक, लगभग 30 साल के एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे ठंडे लहजे में रोक दिया। चुप रहो। अगर आपको कोई आपत्ति है तो जाकर मुझे हटाने के लिए आवेदन करें और मेरी सीट खुद ले लें। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का लहजा कठोर था और वह किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश नहीं रखता था। रेड ने भौहें चढ़ाकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या उस निकम्मे लिन शिया ने तुमसे कोई एहसान मांगा था? उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? जैसे ही रेड ने कुछ कहा, उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रवेश द्वार पर एक लोहे का गेट गिर गया, जिससे वह प्रभावी रूप से अंदर ही बंद हो गया। दिलचस्प। मुझे लगा था कि यंजिंग बीस्टमास्टर यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। मुझे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। क्या आपको डर नहीं है कि मैं शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगूंगा? आपको पता होना चाहिए कि अभी जो लड़की दिख रही है, वह मेरी प्रेमिका है। रेड बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन वह अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत चाओयांग समूह की प्रतिष्ठा को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये तो अफसोस की बात थी कि ची परिवार का पतन हो गया, अन्यथा वह एक धनी उत्तराधिकारी का जीवन जी रहा होता, म्याउथ को गोद में लिए होता और लीफ को गले लगा रहा होता। उसे आधी रात को पैसे कमाने के लिए अंशकालिक हत्यारे के रूप में काम करने की क्या जरूरत होगी? निर्देशक झांग, पिछली लड़की चाओयांग समूह की युवा मालकिन है, झाओ वेन की बेटी, जिस पर ग्रेड ए से ऊपर होने का संदेह है। उन्होंने डायरेक्टर जू के संपर्कों का इस्तेमाल करके हमसे उसकी देखभाल करने के लिए कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बगल में खड़ी लंबे बालों वाली महिला ने धीमी आवाज में समझाया। तो क्या हुआ? समाज के निचले तबके के इस तरह के व्यक्ति को बस किस्मत से एक थोड़ा खास पालतू जानवर मिल गया। उसे सबक सिखाना उसके अपने भले के लिए है। आपको सच में नहीं लगता कि झाओ वेन जैसे ओहदे का कोई व्यक्ति इस तरह के आम आदमी को अपना दामाद बनने देगा, है ना? निर्देशक झांग ने व्यंग्य करते हुए आगे कहा, इसके अलावा राष्ट्रपति लिन झाओ वेन की सबसे बड़ी बेटी के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाले हैं। क्या मुझे ये बताने की भी जरूरत है कि उनका दामाद कौन होगा? ये सुनकर रेड ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो बात पक्की हो गई, मॉर्निंग मिस्ट की जीवनसाथी लिन शिया थी। उस कमीनी ने पहले मुझ पर बंदूक तानी थी, और लिन शिया तो मेरा जानी दुश्मन है क्योंकि उसने मुझे जान से मारने के लिए लोगों को भेजा था। रेड के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया, USLAVE बड़ी ई की झलक दिखाई दी। बहन झाओ वो, अगर तुम सचमुच उससे शादी करोगी, तो मुझे तुम्हें विधवा बनाना पड़ेगा। यही तुम्हारे भले के लिए है। आखिरकार, वो लिन शिया नाम का आदमी तो बिल्कुल ही घटिया इंसान है। डायरेक्टर झांग के बोलने के बाद लंबे बालों वाली महिला ने कुछ नहीं कहा। वह बस पीछे हट गई और उस आदमी की ओर सिर हिलाया जो पहले बोलना चाहता था। उनकी हैसियत इतनी ऊंची नहीं थी कि वे डायरेक्टर झांग के फैसलों को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकें। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर मैं माइटियना को नहीं सौंपता, तो मैं जा नहीं सकता। रेड ने अपने हाथ फैलाए और कहा, बिल्कुल सही, तुम्हें होशियार बनना होगा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए यंजिंग बीस्टमास्टर यूनिवर्सिटी में सामान्य रूप से प्रवेश पाना असंभव है। ये तुम्हारे लिए एक अवसर है। निर्देशक झांग एकदम शांत थे। एक मामूली शरारती बच्चा, क्या उसे बहकाना आसान नहीं था? मैं उस दरवाजे का भुगतान कर सकता हूँ। लिमिट ब्रेक। माइटियना, डार्क पल्स। रेड ने लोहे के गेट की ओर इशारा किया और माइटियना ने डार्क पल्स दागने के लिए अपना मुंह खोला।
समूह की स्तब्ध निगाहों के बीच लोहे का फाटक धमाके से खुल गया, जिससे बाहर खड़े लोग बुरी तरह भयभीत हो गए। निर्देशक झांग दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा इतनी हिम्मत करके दरवाजा उड़ाकर भाग जाएगा। 100 फीट से प्रवेश द्वार और कतार के बीच एक गलियारा था, अन्यथा इस अचानक हुए विस्फोट से निश्चित रूप से जानमाल का नुकसान हो जाता। क्लिक। रेड ने डायरेक्टर झांग की एक तस्वीर ली और मुस्कुराते हुए कहा, बाय बाय। आज रात जल्दी सो जाना याद रखना। वह मुस्कुराया, जिससे उसके बर्फीले सफेद दांत दिखाई दिए। किसी कारणवश डायरेक्टर झांग को ठंडक महसूस हुई। अब वह बेबस था। वह रेड को बाहर खड़े इतने सारे लोगों के सामने अपना पालतू जानवर सौंपने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता था, है ना? वह छोटा बदमाश। सुविधा प्रबंधक से कहो कि वह दूसरे मूल्यांकन कक्ष में चले। मूल्यांकन जारी है। आदेश देते समय निदेशक झांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने ठंडी सी आवाज में कहा, रेड, क्या हुआ? क्या तुम्हें चोट लगी है? लीफ दौड़ कर आए। उसके चेहरे पर चिंता थी और वह रेड के शरीर की जांच करने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। उसे चिंता थी कि रेड को चोट लग सकती है। मैं ठीक हूं। मैं अब यंजिंग बीस्टमास्टर यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा हूं। रेड ने लीफ के कंधों पर हाथ रखकर धीरे से कहा। लीफ में अपेक्षित पूछताछ और भ्रम की स्टेटस उत्पन्न नहीं हुई। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर रेड का हाथ पकड़कर सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। तो मैं भी नहीं जा रही। हम जिनलिंग में ही स्कूल जाएंगे। मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। उसकी आवाज बहुत ही सौम्य थी, लेकिन उसमें एक अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। तुम प्यार में पागल हो रही हो, ये ठीक नहीं है। रेड मुस्कुराए और उसके सिर पर थपथपाया। ये तो बहुत मजेदार है। लीफ ने रेड का हाथ झटक दिया, मानो उसे अचानक कोई अप्रिय बात याद आ गई हो। प्यार में पागल होने की बात करें तो भला आपकी बराबरी कौन कर सकता है, यंग मास्टर ची? रेड थोड़ा असमंजस में था और बिना कोई जवाब दिए बस मुस्कुरा दिया। कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया और न ही कोई कर्मचारी मुआवजे की मांग करने आया। रेड लीफ के साथ उस जगह से चला गया। इस यात्रा से उसे निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। क्लिक। लीफ से विदा होने के बाद रेड उस होटल में लौट आया जहां वह पहले रुका था। म्याउथ, जो लाइन में खड़े होने के दौरान पोके बॉल में घुस गया था, फिर से अपने आप बाहर आ गया। जब वह छोटी बच्ची वापस आएगी तो शायद उसके परिवार वाले उसे डांटेंगे। म्याऊं। हालांकि मुझे यहाँ की शिक्षा सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यंजिंग बीस्टमास्टर यूनिवर्सिटी इस जगह की काफी उच्च स्तरीय संस्था है ना? म्याऊं। म्याउथ ने अपनी गोल ठुड्डी को रगड़ा और स्टेटस का एनालिसिस किया। हाँ, लेकिन ये सिर्फ काफी उच्च स्तरीय नहीं है, रेड ने सहजता से समझाया। ये सर्वश्रेष्ठ में से एक है। शियाओ ची, क्या योजना है? म्याऊं। म्योथ ने रेड की ओर एक नजर डाली। खेल में उनके रोजाना के मेलजोल के आधार पर रेड एक निर्दयी चरित्र होना चाहिए, बहुत ही तुच्छ और काफी दुष्ट। चूंकि डायरेक्टर झांग ने आज रेड के साथ इस तरह का व्यवहार किया था, इसलिए रेड उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उदाहरण के लिए, जैसे कि जब जुड़वां बच्चे उसे दोहरी लड़ाई के लिए चुनौती देने आए। जुड़वां लड़कियों ने क्रमशः प्लेस्ले और मिनुन को भेजा था, और रेड ने चुनौती का सामना करने के लिए अर्थ स्लैपर और ओशन स्लैपर को भेजा था, यानी ग्राउडॉन और क्योग्रे। म्याउथ ने उस समय इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा था। उस छोटे से जीव ने अपने ट्रेनर की ओर मुड़कर देखा, अपनी छोटी उंगली अपनी ओर इशारा की और गुर्राया। म्याउथ उस गुर्राहट को समझ सकता था। आम भाषा में इसका मतलब कुछ ऐसा था, मैं उससे लड़ूं, क्या तुम पक्का हो? इतनी छोटी सी बात पर किसी को जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे सबक सिखाना बिल्कुल जरूरी है। रेड के हाथ में एक काली बेसबॉल टोपी दिखाई दी। क्रिम्सन के पहनावे के हिस्से के रूप में रेड ने इसे अपने पोकेमोन स्पेस में रखा हुआ था। आखिरकार, खेल में ट्रेनर मेनू में ही एक वार्डरोब फंक्शन था। ये फंक्शन एक अलमारी की तरह काम करता था और रेड इसे अपने साथ लेकर आया था। उस रात, निर्देशक झांग अपने आवास पर लौट आए, जो जिनलिंग शहर के सबसे आलीशान होटलों में से एक है। ये शिंगलान होटल भी लिन कॉर्पोरेशन की संपत्ति थी। यह आवास वास्तव में उनके आधिकारिक भत्ते से कहीं अधिक था। यद्यपि वे जिनलिंग प्रवेश टीएस कार्यालय के निदेशक थे, फिर भी उन्हें इतने आलीशान होटल में इतने धूमधाम से नहीं ठहरना चाहिए था। आखिरकार, अपने पद को एक तरफ रख दे तो वे मूलतः एक शिक्षक ही थे। लेकिन इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि लिन शिया उसकी होस्ताई कर रही थी। यहाँ रहना एक मामूली बात थी जिसमें कोई दखल नहीं देता था। यह एक अलिखित नियम था। यंजिंग बीस्टमास्टर विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों को खुश करने की चाह रखने वाले बहुत से लोग थे। होटल वापस आकर डायरेक्टर झांग ने दरवाजा बंद किया और लिन शिया को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। उन्होंने किसी पालतू जानवर को नहीं बुलाया। हर पशु ट्रेनर अपने पालतू जानवर को हर समय अपने साथ नहीं रखता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रेड खिड़की से टिककर खड़ा था और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे बुरी तरह पीटने की तैयारी कर रहा था। और इस बात की परवाह कौन करता कि वह आदमी उसे पहचान पाएगा या नहीं। किसी को गिरफ्तार करवाने के लिए प्रवर्तकों को सबूत की जरूरत होती थी।
द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेज से रेड के लिए जो टेलीपोर्ट और भेस बदलने के लिए पोकेमोन का उपयोग कर सकता था, उसे पकड़ने के लिए सबूत ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। रेड ने देखा कि डायरेक्टर झांग ने अंदर आते ही फोन किया, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। दरअसल वह डायरेक्टर झांग की बात सुनना चाहता था। असल में जोरॉक के भ्रम पूरी तरह से त्रुटिहीन नहीं थे। सामान्यतः एक सतर्क पोकेमोन ट्रेनर इस चाल में ज्यादा देर तक नहीं फंसता, लेकिन उसके सामने मौजूद डायरेक्टर झांग अपने रुतबे के नशे में चूर लग रहा था। उसका फूला हुआ शरीर और रेड का उसमें जरा भी सतर्कता न दिखना ये संकेत देता है कि वह शायद लंबे समय से बीस टैम की लड़ाई से दूर रहा है। नमस्ते राष्ट्रपति लिन, रेड नाम का वह बच्चा बिल्कुल असहयोगी है। मैं कहता हूँ उसके यंजिंग पहुंचने का इंतजार मत करो, मैं उससे पंगा लूंगा। तुम बस जिनलिंग में एक हत्यारे को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। डायरेक्टर झांग के शब्दों ने तुरंत रेड की भौहें सिकोड़ दी। उसकी भावनाएं अस्थिर हो रही थीं और जोरॉक ने तुरंत उसकी ओर देखा। रेड ने फोन के दूसरी तरफ कही जा रही बातों को अनसुना कर दिया और बस इतना फुसफुसाया, शैडो क्लॉ, उसे मार डालो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, डायरेक्टर झांग को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया। रेड ने अचानक छिपना ही बंद कर दिया। निर्देशक झांग ने लगभग सहज रूप से अपने पालतू जानवर को बुलाया। ये वही छिपकली थी जिसे उस दिन पहले देखा गया था। छिपकली का शिकार, स्तर 58, केवल लेवल 58। जैसे ही यह विचार रेड के मन में आया, नव आराधित छिपकली ने तुरंत अपने पंजे उठाए और जोरॉक से भिड़ गई। वहां कौन है? निर्देशक झांग का मोटा शरीर वास्तव में कुछ फुर्तीला लग रहा था, क्योंकि वह निर्णायक रूप से दरवाजे की ओर दौड़ा, उसे खोला और बाहर निकल गया। दौड़ते हुए उसने अपने फोन का इस्तेमाल करके एनफोर्सर आपातकालीन लाइन पर डायल किया। उसने एक दो बार से अधिक रिश्वत ली थी, छात्रों का दमन किया था और पशु ट्रेनर से जबरन वसूली की थी। अब तक वह शांति से इसलिए रह सका क्योंकि वह दौड़ने में तेज था और अपराधों की सूचना देने में उससे भी तेज था। इसी बीच रेड शांति से उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। चलते चलते उसने डायरेक्टर झांग की एक तस्वीर नंबर 73 को भेजी, जो उसने उसी दिन पहले ली थी। नंबर 73 ने तुरंत जवाब दिया और रेड को एक प्रश्न चिन्ह भेज दिया। उसकी हत्या का मिशन चला दो, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। जितना चाहो उतना इनाम तय कर लो, क्योंकि मैं ही तो उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। ये दरअसल हत्यारों की एक आम रणनीति थी। एक हत्यारे को मारना ही पड़ता है क्योंकि उन्होंने एक मिशन स्वीकार किया होता है। सामान्य तौर पर वे बिना किसी कारण के हत्या नहीं करते। लेकिन अगर कोई हत्यारा किसी को व्यक्तिगत रूप से मारना चाहे तो क्या होगा? तब क्या होगा? उनकी निजता की रक्षा करने और बाहरी दुनिया में हत्यारे संगठन की लगातार बनी हुई रूढ़िबद्ध छवि को बनाए रखने के लिए एक ऐसी स्टेटस उत्पन्न हो सकती है जहां मेरा बिचौलिया मुझे लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करे और मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लूं। फिर समझो काम खत्म। आप हिट लिस्ट में हैं। तर्क, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं न्याय का साक्षात अवतार हूं, एक सच्चा प्रवर्तक, महान भगवान नंबर 73। मैं बिना किसी कारण के किसी को मारने में आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? हम संदेश संख्या 73 को देखकर रेड कुछ हद तक अवाक रह गया। न्याय का दावा करने वाला शुद्ध नेक इंसान भला किसी हत्यारे संगठन में कैसे शामिल हो सकता है? उसने एक निर्दोष पालतू जानवर पर हमला किया और अलग अलग प्रजातियों के बीच जबरन प्यार की स्टेटस पैदा करने की कोशिश की। रेड ने शांत भाव से टाइप किया। ये पोस्ट हो चुका है। हम अच्छे साझेदार हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लाल। मिशन स्वीकार करने और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद रेड ने शांत भाव से ऊपर देखा। जोरॉक, जाओ और इस होटल के निगरानी कक्ष को नष्ट कर दो। जल्दी करो। वो जोरॉक ने धीमी सी आवाज निकाली और अविश्वसनीय स्पीड से रेड की नजरों से ओझल हो गया। रेड ने पीछा करना जारी रखा और ठंडेपन से देखता रहा जब डायरेक्टर झांग लिफ्ट में दाखिल हुए और हड़बड़ी में दरवाजा बंद करने वाले बटन को थपथपाया। तुम तो साफ तौर पर ए रैंक के हो, है ना? क्या तुम में सीधे मुकाबले में लड़ने का साहस भी नहीं है? जल्द ही जोरॉक ने मन और इच्छा की एकता के माध्यम से रेड को एक संदेश भेजा। यह एक भावना थी, लेकिन इस भावना से रेड एक बात को लेकर निश्चित हो सकता था। जोरॉक ने इसे संभाल लिया था। लुकारियो, मेगा इवोल्यूशन। जल्दी करो। जोरॉक, जाओ और पहली मंजिल पर उसे रोको। लुकारियो, लिफ्ट के दरवाजे तोड़ दो, फिर लिफ्ट के तार काट दो। रेड ने लुकारियो को छोड़ दिया, उसके चेहरे पर बर्फीले भाव थे। लुकारियो ने अपने पंजे फैलाए, जिससे धातुई प्रकाश तेज धार वाले चापों में फैल गया। मेटल क्लॉ, लेकिन मैंने लिमिट ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये खुद को ढाल रहा हो? लुकारियो द्वारा लिफ्ट के दरवाजों को चीरते हुए देखकर रेड अचंभित होकर देखता रहा। बाहरी दरवाजे खुलते ही स्टील के तार हिलते हुए दिखाई दिए। लुकारियो के पंजे चमके और उसने कसे हुए तारों को काट डाला। फिर उसने अपने दोनों पंजों से नीचे की ओर प्रहार किया, जिससे शाफ्ट में एक जोरदार झटका लगा। धातु की आवाज। कुछ ही क्षणों बाद लिफ्ट के तेजी से नीचे गिरने की गर्जना सुनाई दी। इस तरह के लग्जरी होटलों में लिफ्ट के नीचे उत्कृष्ट बफर होते हैं। उस मोटे आदमी को सिर्फ गिरने से मारना कभी संभव नहीं था।
बिना देखे रेड उसके पीछे कूद पड़ा। ल्यूकारियो ने उसका पीछा किया, उसका कॉलर पकड़कर उसे तब तक गला घोंटा जब तक उसका चेहरा हरा नहीं हो गया। आधी रात हो चुकी थी, भीड़ कम थी, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खराब हुई, अलार्म बजने लगे। कुछ ही देर में होटल की लॉबी लोगों से भर गई। परेशानी भरा। रेड का चेहरा काला पड़ गया। अगर उसने इतने सारे गवाहों के सामने डायरेक्टर झांग को मार डाला तो इसे हत्या नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं था कि उसे लेबल की परवाह थी, लेकिन लिंशिया के स्वामित्व वाला एक व्यस्त होटल और भी बड़ी गड़बड़ी में तब्दील हो सकता था। रेड ने टास्क क्रम रद्द करने का फैसला किया। उसने मुख्य द्वार पर डर से पीले पड़े निदेशक झांग को देखा। बाहर सिर झुकाए ज़ोरॉक शैडो में छिपा हुआ था। झांग ने दौड़ना बंद कर दिया था। लिन कॉर्पोरेशन के दर्जनों गार्डों ने उसे घेर लिया था। भागने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि यंजिंग बीस्टमास्टर विश्वविद्यालय के जिनलिंग प्रवेश निदेशक की सरेआम हत्या कर दी जाए, इससे बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। उसे विश्वास ही नहीं था कि हत्यारा ऐसा कर पाएगा। आखिरकार सुरक्षित वह रहा। उसे पकड़ो। जैसे ही डायरेक्टर झांग ने रेड को लिफ्ट से बाहर निकलते देखा, उनकी नजरें तेज हो गईं। उसने उंगली उठाकर चिल्लाया, पहरेदार उसके करीब आ गए। उनमें से हर एक के पास अपना पालतू जानवर था। स्तर 30, 35, 29। मेरे समय की बर्बादी है। रेड हिचकिचाया, ल्यूकारियो की बर्फीली निगाहों से मिला और अपना मन बना लिया। उसने मन और इच्छा की एकता को सक्रिय किया। बिना एक शब्द कहे उसका इरादा सीधे ल्यूकारियो में प्रवाहित हो गया। चरम स्पीड। एक धुंधली सी आकृति तेजी से आगे बढ़ी। ल्यूकारियो रेंजर छिपकली के बगल में फिर से प्रकट हुआ और उसके पेट में मुक्का मारा। छिपकली ने वार रोकने के लिए अपनी भुजाएं आपस में बांध लीं, लेकिन मेगा ल्यूकारियो की शक्ति उसके सामने कहीं अधिक थी। उस वार ने सरीसृप को हवा में उड़ा दिया। जेन हेडबट। लुकारियो की आंखें चमक उठीं। छिपकली के जमीन पर गिरने से पहले ही एक दूसरे जोरदार झटके ने उसे टाइलों से टकरा दिया, जिससे फर्श में दरार आ गई और वह बेहोश हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह सचमुच इन सभी लोगों के सामने हमला कर रहा है? निर्देशक झांग का चेहरा पीला पड़ गया। उनका पालतू जानवर 3 सेकंड से भी कम समय तक टिका रहा। मानसिक। ल्यूकारियो मुड़ा और उसने एक हाथ उठाया। कई गार्ड और उनके जानवर बीच में ही रुक गए। दर्द से उनके चेहरे विकृत हो गए। एक बॉस पोकेमोन किसी भी बात पर नरमी नहीं बरतता। झांग पसीने से तरबतर हो गया था जब उसने दूसरे पालतू जानवर को बुलाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। बुलावा बहुत धीमा था, उतना ही धीमा जितना कि काई बाओकाई का अंगरक्षक, जो पीछा करते हुए मारा गया था, उस आदमी से भी कमजोर। ज़ोरॉक, नाइट स्लैश। रेड ने दौड़ते हुए ही आदेश दिया क्योंकि वहां बहुत सारे दर्शक मौजूद थे। किसी भी क्षण एनफोर्सर आ सकते थे। शहर के बीचों बीच स्थित एक आलीशान होटल में उनसे भिड़ना मूर्खता थी। ज़ोरॉक अंधेरे से अचानक प्रकट हुआ। उसके पंजे चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे थे। एक और है। यही निर्देशक झांग का अंतिम विचार था। काले पंजों ने उसका गला फाड़ दिया। खून हवा में फव्वारे की तरह फैल गया। लक्ष्य समाप्त। 10 सेकंड, शुरू से अंत तक। रेड ने शांति से अब्रा को छोड़ा। टेलीपोर्ट के साथ वह और उसके पोकेमोन नजर से गायब हो गए। इसी बीच लू याओ अपने फोन पर रेड की मिशन पूर्ण रिपोर्ट पढ़ रही थी और उसने अपनी स्ट्रॉ से दूध छिड़का। पफ, तुम मजाक कर रहे हो? 2 मिनट। मुझे बेहतर होगा कि मैं देख लूं कि क्रिम्सन ने अभी किसे मारा है। लू याओ की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। एक कुशल हैकर होने के नाते उसे डेटा जुटाने के लिए कभी भी असैसिन इंट्रानेट की जरूरत नहीं पड़ी। यांजिंग बीस्टमास्टर यूनिवर्सिटी। क्रिम्सन ने इस आदमी को क्यों मारा? हाल ही में टारगेट ने क्या किया? क्रिम्सन ने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट किया था। मुझे देखने दो। उसने आधा भरा हुआ दूध का डिब्बा अपनी ठुड्डी के नीचे रखा, स्ट्रॉ अपने दांतों के बीच दबाया और तेजी से टाइप करने लगी। भोर होते ही जिनलिंग शहर में यह खबर फैल गई। यांजिंग बीस्टमास्टर यूनिवर्सिटी के एक दूत की सरेआम सड़क पर हत्या कर दी गई थी। बहुत बड़ी कहानी। उस सुबह एनफोर्सर्स ने रेड से मुलाकात की। यह मुश्किल नहीं था। मृत व्यक्ति का कुछ घंटे पहले उससे झगड़ा हुआ था। जांचकर्ता मॉर्निंग मिस्ट का अधीनस्थ था। जब मॉर्निंग मिस्ट को इस बारे में पता चला तो उसने खुद इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। टैप टैप। इंटरव्यू रूम में मॉर्निंग मिस्ट ने डेस्क पर बॉल पॉइंट पेन से थपथपाया। उसके सामने रेड शांत बैठी थी। उसकी निगाहें खिड़की की ओर टिकी हुई थीं। लीफ घर वापस आ गया है और उसने यंजिंग बीस्टमास्टर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से इनकार कर दिया है। पंजीकरण के दौरान क्या हुआ? मॉर्निंग मिस्ट ने कलम एक तरफ फेंक दी और अपनी कनपटी को रगड़ा। एक के बाद एक संकट आते रहे। वह पूरी तरह से थक चुकी थी। रेड ने उसकी थकी हुई आंखों में देखा। बहन झाओ वो, क्या आपको पता है कि रॉबर्ट और मेरे बीच क्या हुआ था? हाँ, लीफ कई दिनों से शिकायत कर रही थी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। दूसरी तरफ भी ऐसा नहीं था, बस एक सामान्य सौदा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। सीधी बात पर आओ, शियाओची। मैंने कल के पंजीकरण की सुरक्षा फुटेज देखी, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया कि क्या कहा गया था। मुझे सब कुछ बताओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम बदला लेने के लिए किसी हत्यारे को काम पर रखोगे। मॉर्निंग मिस्ट थकी हुई लग रही थी। इस पूरे जिले की जिम्मेदारी उसी की थी। कितना समय बीत चुका था?
उसके एक अधीनस्थ की हत्या असैसिन क्रिम्सन ने कर दी। सैंक्शन हॉर्न लान चोरी हो गया और अगली ही रात उसके अधिकार क्षेत्र में यंजिंग बीस्टमास्टर यूनिवर्सिटी के एक एजेंट की हत्या कर दी गई। उसके विचारों में लाल रंग का ही बोलबाला था। वो कमीना क्रिम्सन आखिर कर क्या रहा है?